आपके पास है? उनके पास है? उनके पास कैसे? अच्छा, मैं भी पूछता हूँ, हो सकता है अच्छी बात है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका नाम था इंग्लिश लीगल सिस्टम। इसके अंदर हमने बुनियादी तौर पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये पढ़ा था कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है। पहला हमने ये एरिया देखा था, फिर हमने देखा था कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या फर्क है, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। सिविल कोर्ट क्या होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट क्या होते हैं, सिविल कोर्ट्स में क्या होता है, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। मजिस्ट्रेट कोर्ट तक का हमने पढ़ लिया था। आगे जब हम चलते हैं तो आपके पास आगे इसमें स्पेलिंग, स्क्रीन शो नहीं हो रही, नहीं हो रही है स्क्रीन शो। अब देखें आप लोग, यहां से तो शेयर हुई है स्क्रीन, बाकी बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है। देखिए किसी को हो रही है किस, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को हो रही है किसी को नहीं, इसका मतलब हो रही है, सबको नजर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। एक काम करें, जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। ये सारे वो लोग हैं जो कह रहे थे, चिल्ला रहे थे ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा है, अब सब अब फिर ऑनलाइन बैठे हैं फेस टू फेस के बारे में। ये सब नाम वही हैं सब। उस दिन कैसा कर रहे थे, सर आप नेक्स्ट क्लास आगे कर दीजिएगा सर, फेस टू फेस वाली क्लास लंबी कर दीजिएगा सर। ये सब बैठे हैं अभी। सबका नाम देख रहा हूं मैं ये। अब बताएं, जिनको पहले नजर नहीं आ रही थी अब नजर आ रही है स्क्रीन। देखिए अगर अभी भी किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, उसके अपने इंटरनेट में कोई मसला है बेटा, यहाँ तो सबको नजर आ रही है स्क्रीन। आ गई। और राउटर के करीब हो जाए। तुम ही लोग थे ना जो कह रहे थे ऑनलाइन क्लास लंबी नहीं करें। कोई बात नहीं, घर क्यों चले गए, बैठते हैं यहाँ पे। घर नहीं जाना चाहिए था ना, जुम्मे की नमाज यहाँ पे मंदिर खुले हुए, यहाँ पे मस्जिद है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी क्या रामपुरा में थोड़ी रहते हम, यहाँ पे टीएस है खुला हुआ हमने। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्राइब्यूनल। ये अभी फिलहाल 5 मिनट तक नहीं पढ़ रहे टॉपिक, 5 मिनट बाद पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या चीज होती है, देखिए लॉ हमेशा डिस्करेज करता है हर छोटी छोटी बात पे आप कोर्ट आ जाए। तो लॉ ये कहता है कोर्ट आने से पहले आप एक काम करें, कुछ मसले आपस में खुद ही सुलझा लें। तो उसके लिए एक हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, इसको कहते हैं ट्राइब्यूनल। क्या कहते हैं? ट्राइब्यूनल किसी ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं, किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो कोर्ट से नीचे होती है, कोर्ट से पहले होती है। तो कोर्ट आने के बजाय, जैसे मिसाल के तौर पे ट्राइब्यूनल दो तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक। डोमेस्टिक वो होता है जो आप खुद बना लेते हैं, सो कॉल्ड मतलब खुद ही बना लेते हैं, इसकी कोई लॉ में कोई अहमियत नहीं है। जिसकी पाकिस्तान में मिसाल है जिरगा, एक मिसाल कह सकते हैं। सोशल लोग खुद ही बना लिए। मोहल्ला कमेटी आपने बना ली, तो मोहल्ले के आपस के झगड़े पहले मोहल्ला कमेटी में सुलझा लेते हैं, वहां अगर मसले हल ना हो तो फिर आप कोर्ट जाते हैं। तो अच्छा है कोर्ट जाएंगे, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, टाइम भी ज्यादा होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड पे आपका नाम आ जाएगा। देखो एक बात समझना, एक आदमी के खिलाफ मुकदमा हो, उस पर केस हो जाए, फिर वो साबित कर दे कि वो है, क्या नाम है, बेगुनाह, तो उसको उसको सजा नहीं देंगे, उसको रिहा कर देंगे, लेकिन रिकॉर्ड में तो नाम आ गया ना जिंदगी भर के लिए। कल को कोई भी क्या भाई अदालती रिकॉर्ड में नाम तो है आपका अदालती रिकॉर्ड। तो भाई बेहतर ये कि आप ट्राइब्यूनल चले जाएं और ट्राइब्यूनल जाके मसला हल कर लें। ऐसे कैसे हो रहा है यार। अब मैं दोबारा करता हूँ, रुकें जरा। अब बताएं।
देखिए मैं आपसे कहता हूँ ना, आप लोग डिस्कनेक्ट करके हुए, आप लोग डिस्कनेक्ट हुए फिर वापस कनेक्ट हो। आप लोग लीव करें और फिर ज्वाइन करें। मैं लीव करूंगा ना तो एंड हो जाएगी रूम क्लास। मैंने उस वक्त कहा था, आप लोगों ने मानी नहीं बात। जिनका पहले यूसरा कह रही थी उसको नजर नहीं आ रहा, फिर उसको नजर आना शुरू हो गया, उसने शायद लीव करी होगी क्लास। सब लोग जिनको नजर नहीं आ रही वो लीव करें फिर रीज्वाइन करें। अब बताएं, मैंने लीव करके दोबारा ज्वाइन किया है, अब बताएं। जिनको पहले मसला तो खाली वो बताएं, जिनको पहले सही नजर आ रहा था वो खामोश रहे अभी। ठीक है, अब मैंने रीस्टार्ट किया है। मुझे एक छोटी पानी की बोतल ला देंगे। अब सेट है, चलो ठीक है। ट्राइब्यूनल, मैंने कहा अदालत से पहले ट्राइब्यूनल चले जाएं। कहां चले जाएं? ट्राइब्यूनल चले जाएं। अदालत से पहले स्टेज है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल दो तरह के होते हैं। एक ट्राइब्यूनल वो होता है जो कि एक ट्राइब्यूनल वो होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल। डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल वो होता है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, वो लोग खुद ही बना लेते हैं। खुद ही मोहल्ला कमेटी बना ली, खुद ही जिरगा बना लिया। एक और होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पंचायत। पंचायत, अच्छा मैं बताऊं, मैं एक बात समझिएगा गौर से। ये जिरगा, पंचायत, ये अच्छी चीज है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज किया गया, जिसकी वजह से लोग कहते हैं ना किसी को यार बहुत पंचायती है, मतलब उसको हम चिरांदी या बुरे सेंस में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जिरगा, पंचायत, जिसको इंग्लिश में ट्राइब्यूनल कहते हैं, इट इज नॉट बैड एट ऑल। इट इज नॉट बैड एट ऑल, बल्कि ये अच्छी चीज है। आपका वक्त, टाइम, पैसा बहुत कुछ बच जाता है। मगर मसला ये कि उसका दुनिया की किसी भी चीज को आप मिस यूज करेंगे वो नुकसानदेह। छुरी है, फायदेमंद चीज है, आप बंदे के मार देंगे तो नुकसानदेह चीज है, तो वो तो एक अलग बात है। सो ये ट्राइब्यूनल है। अच्छा, कुछ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वो होते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। और ये कोई खास स्पेशलाइज्ड सिविल डिस्प्यूट वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे पंचायत है ना, पंचायत तो हर किस्म का मामला देखता है, मोहल्ले के, इलाके के, हर तरह के। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वो होती है जो स्पेशलाइज्ड सिविल डिस्प्यूट देखते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल क्या है? एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल। एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल क्या होती है कि एक बाकायदा, एक समझे आसान लफ्जों में, सो कॉल्ड कोर्ट है, कोर्ट से पहले की चीज है, जो एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर के केस देखती है। और झगड़े, मिसाल के तौर पे दो भाई बहन का झगड़ा हो गया विरासत पे, वो झगड़े नहीं देखेगी, वो सिर्फ एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर के केस देखेगी। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल से खुश नहीं है तो आप कहां चले जाएं? अदालत चले जाएं, फिर आपको कोर्ट जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो हमारे हमारे जो है कोर्स है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमारे पास एक ही ट्राइब्यूनल है और उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल। क्योंकि हमारे कोर्स में एम्प्लॉयमेंट लॉ भी है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल हमारे कोर्स का हिस्सा है।
अगेन एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल की वही एक मैंने कहा भी था, जब किसी कोर्ट को पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, कौन से मैटर्स इस कोर्ट में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखें एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, एक ऐसा केस जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पे केस करता है, और आमतौर पे इसकी एग्जांपल क्या है, अनफेयर डिसमिसल, कि जब एम्प्लॉय को लगे कि एम्प्लॉयर ने उसको गलत निकाला तो वो अदालत में केस कर देता है कि भाई क्यों निकाला। कोई सवाल इसमें किसी का? कॉम्पोजिशन, कितने और कौन से जज इसमें होते हैं? इसमें एक एम्प्लॉयमेंट जज होता है आमतौर पे, और उसके साथ दो एक्सपर्ट लेमैन। ये दो एक्सपर्ट लेमैन से क्या मुराद है, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो जो एम्प्लॉयमेंट जज होगा ये किस चीज का एक्सपर्ट होगा, जो एम्प्लॉयमेंट जज होगा वो किस, उसकी स्पेशलिटी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट लॉ। लेकिन मिसाल के तौर पे एक मजदूर अपने ऑफिस में बैठा हुआ, एक मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका मशीन में हाथ आके वो जख्मी हो गया। अब मजदूर के वकील ने इल्जाम लगाया, एम्प्लॉय के वकील ने एम्प्लॉयर पे इल्जाम लगाया कि जज साहब चूंकि मशीन मेंटेन नहीं थी, मशीन वेल मेंटेन्ड नहीं थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। और वकील जो और जो एम्प्लॉयर का वकील है वो ये कह रहा है कि जज साहब मशीन जो थी वो मेंटेन थी। अब देखो जज जो है ना लॉ का एक्सपर्ट है, मशीन का एक्सपर्ट, तो अब एक्सपर्ट लेमैन दोनों तरफ से आएंगे, एक उधर से एक इधर से, एक एम्प्लॉय की साइड से और दोनों साबित करेंगे, जज को तस्वीरें दिखाएंगे, देखें ये मशीन है, ये ऐसे मेंटेन होती है, ये वाली मशीन देखिए ये मेंटेन नहीं है। तो जज उन सबकी बात सुन के, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी भी आ गई ना, अब ना वकील मशीन का एक्सपर्ट है ना जज मशीन का एक्सपर्ट है, तो फिर कौन एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट लेमैन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से एक एक आएगा जी। इंस्पेक्टर मतलब नहीं, मैं समझा नहीं। मशीन इंस्पेक्ट करेंगे, मशीन की तस्वीरें खींचेंगे, अदालत में साबित करेंगे दोनों अपना अपना पॉइंट। जो मेंटेनेंस, जो कह रहा है मेंटेन है मशीन, वो मेंटेन होना साबित करेगा, जो कहेगा मशीन मेंटेन नहीं है वो मशीन मेंटेन ना होना साबित करेगा, और जज इन सबकी बात सुन के फैसला। अपील, अगर आप एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट अपील ट्राइब्यूनल में जाएंगे। इफ यू आर नॉट हैप्पी, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर में से कोई भी एक खुश नहीं है एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल के डिसीजन, नेक्स्ट स्टेज क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपील ट्राइब्यूनल। और ये हमारे पास ऊपर जो मैंने छुड़वाया था ना अभी, ये आ गया। इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये अपील सुनता है फ्रॉम लोकल एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल। डायरेक्ट कोई भी नहीं आता इसमें, हमेशा इसमें एम्प्लॉयमेंट अपील ट्राइब्यूनल में लोग कहां से आते हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल से आते हैं। कंपोजिशन क्या है इसकी, एक हाई कोर्ट जज होता है इसमें और 2 या 4 एक्सपर्ट लेमैन, दो दो होते हैं, एक तरफ से एक होता है, या दोनों तरफ से दो दो होते हैं, तो वो 4 बन जाता है। कोई सवाल इसमें किसी का? और अगर कोई इससे भी खुश नहीं है, इफ समवन इज नॉट हैप्पी विद एम्प्लॉयमेंट अपील ट्राइब्यूनल, तो वो अपील के लिए कहां जाता है, कोर्ट ऑफ अपील। कहां जाता है, कोर्ट ऑफ अपील। कोई सवाल इसमें किसी का? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के सोर्सेज, यानी कि आसान लफ्जों में लॉ आता किधर से, ठीक है जी। लॉ आता किधर से, देखो एक बात को समझना, लॉ बनने का प्रोसेस क्या है। लॉ बनने का प्रोसेस ये है, पहले इशू अराइज होता है दुनिया में, क्या अराइज होता है, फिर इशू को हम जुगाड़ तरीके से हैंडल कर लेते हैं। मसलन भाई पहली दफा किसी ने किसी के मुंह पे थप्पड़ मारा होगा, पहली दफा किसी ने किसी को अगवा किया होगा, पहली दफा किसी ने किसी की गाड़ी चोरी की होगी, पहली दफा किसी ने किसी को इंटरनेट पे धमकी दी होगी, पहली दफा किसी ने जो है ना किया होगा। तो हम कहेंगे सर जब पहली दफा हुआ होगा ना, तो अदालत क्या करती है, अदालत करती क्या है, अदालत केस लॉ पे चलती है। केस लॉ मतलब कॉमन लॉ, कॉमन लॉ मतलब लोकल कस्टम। लोकल कस्टम से क्या मुराद है मैं आपको समझाता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ।
देखो एग्जाम्पल सुने में, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। एक मुल्क है, वहां पे पहली दफा एक केस आया। क्या केस आया पहली दफा? मिसाल के तौर पे कि एक मालिक मकान ने किसी से घर किराए पे लिया, और जिसने घर किराए पे लिया उसने स्टेट एजेंसी वाले से पैसे तय नहीं करे। जब पैसे तय नहीं करे, अब दोनों झगड़ लें। स्टेट एजेंसी वाला कह रहा है मुझे तो इतने पैसे चाहिए, और जिसने घर किराए पे लिया है वो कह रहा है भाई इतना कमीशन। समझते हैं ना, जब आप किसी स्टेट एजेंसी वाले से घर लेते हैं किराए पे तो वो अपना कमीशन लेता है। अब दोनों झगड़ रहे हैं, अदालत ने कहा भाई पहले तो आप दोनों गधे हैं, आपको दोनों को डिसाइड कर लेना चाहिए था ट्रांजैक्शन करने से पहले, लेकिन आपने चलो डिसाइड नहीं किया, बदला आ गया। तो जज कैसे फैसला करेगा? अब चूंकि पहली दफा हुआ है, लॉ तो कोई है नहीं, तो जज कहेगा भाई कस्टम क्या है, रिवाज। दो चार बड़े बड़े स्टेट एजेंसी वालों को बुलाया अदालत में, न्यूट्रल, बिल्कुल अलग। न्यूट्रल आजकल लफ्ज अच्छा नहीं समझा जा रहा, लेकिन न्यूट्रल से यहां मुराद है ऐसा लोग जिनका दोनों पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे लोग चाहिए आप। अब कोई उठ के ये ना कहते न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल सोसाइटी से कुछ लोग लेके आए जो ना इस साइड थे, किराएदार की साइड थे, ना स्टेट एजेंसी की साइड थे। उनसे आगे पूछा गया कि भाई आप बताओ आम कस्टम क्या है, रिवाज क्या है, आप बताओ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बताओ। पाकिस्तान की कराची की मार्केट में जब कोई स्टेट एजेंट किसी को घर दिलवाता है किराए पे तो कितना कमीशन लेता है? 1 मंथ रेंट। क्या लेता है? 1 मंथ। यही कस्टम है। जज ने फैसला कर दिया, बस ठीक है, दोनों झगड़ा खत्म करें, किराएदार साहब आप स्टेट एजेंसी वाले को 1 महीने का किराया दें, केस डिसमिस। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन सर हर जगह ये नहीं हो सकता। क्यों? देखो लॉ ना पीस मील समझते हैं, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके बनता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। क्या मतलब सर टुकड़े टुकड़े करके बनता है लॉ? समझाता हूं मैं। जज ने ना एक लॉ ही बना दिया आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा तय कर दिया, ठीक है यार आइंदा जब भी कोई केस आएगा ना मैं इसको इसी केस में फैसला कर दूंगा, 1 महीने का दो, मामला खत्म। कुछ अरसे बाद एक और आ गया केस, ऐसे ही किराएदार था, ऐसे ही जो है ना वो स्टेट एजेंसी वाला था। स्टेट एजेंसी वाले ने पैसे मांग रहा है और किराएदार कह रहा है भाई हमारा तो डिसाइड ये हुआ था, मैं तो बहुत थोड़े से पैसे दूंगा, जो भी झगड़ा हो रहा है। जी जी ऐसा ही है, फरहान ने सही जवाब दिया जो लिखा है। तो ये हो गया। अब जज ने एक और नया केस आ गया, उसके अंदर भी वो स्टेट एजेंसी वाला कह रहा है जज साहब मुझे पैसे दिलवाए, ये किराएदार मुझे पैसे नहीं दे रहा। किराएदार बहुत थोड़े से पैसे दे रहा था, स्टेट एजेंसी वाला ज्यादा ज्यादा पैसे मांग रहा था। डिस्प्यूट हुआ, अदालत आ गया। जज ने कहा भाई 1 महीने का किराया दो, बात खत्म। तो उस पे किराएदार ने कहा नहीं जज साहब, जो आपने पिछला केस का फैसला किया था ना, ये वाला 1 महीने का रेंट, ये तब था जब 12 महीने के लिए किराए पे लिया था घर। आमतौर पे लोग जब घर किराए पे लेते हैं तो 11 या 12 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। तो जज साहब वो तो 12 महीने के लिए घर लिया था किराए पे, तो 1 महीने का रेंट दिया था। मैंने तो लिया ही 1 महीने के लिए। समझ में आ रही बात? मैंने तो घर ही 1 महीने किराए पे लिया, और 1 महीने घर किराए पे लिया और 1 महीने का रेंट दे दूं तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो जज ने कहा हाँ यार ये तो बड़ी बात है। तो जज ने एक नया रूल पास किया कि जो 12 महीने के लिए बनाएगा, घर किराए पे लेगा, वो 1 महीने का रेंट देगा, और जो 1 महीने के लिए लेगा वो 1 महीने का 1/4 जो है ना वो देगा। क्या? कमीशन। क्या ये बात समझ में आई सबके? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो हर चीज ना एज इट इज अप्लाई नहीं हो सकती। पहली दफा 2 बच्चे झगड़ते हुए आए मेरे पास, सर मैं आगे बैठूंगा, बोल रहे मैं आगे बैठूंगा। मैंने कहा यार क्या हो गया, लड़की हो रहे हो यार, जो पहले आया वो आगे बैठ गया, जो बाद में आया वो पीछे बैठ गया, खत्म झगड़ा। भाई 2 खवातीन लड़ ली थी बस में, बोली मैं बैठूंगी, बोली मैं बैठूंगी, 2 लड़कियां लड़ ली थी। तो कंडक्टर ने कहा भाई जो बड़ी है वो बैठ जाए, जो छोटी है उम्र में वो खड़ी रहे, दोनों खड़ी रही।
बैठी नहीं भाई, वो जो आंटी है वो बैठ जाए, जो लड़की है वो खड़ी रहे, दोनों खड़ी नहीं। हालांकि उनमें से एक 45 साल की भी थी, लेकिन वो अपने आप को आंटी मानने को तैयार नहीं है। खैर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ये मसला तो हल हो गया, लेकिन ये हर जगह अप्लाई है। अब दो 50 और 55 साल की आंटियां लड़ेंगी तो दोनों आंटी मानने को तैयार है, तो वहां पर हमें दूसरा रूल बनाना पड़ेगा। एक तरह भी कर दो, जो अम्मा है वो खड़ी रहे, जो आंटी हैं वो बैठ जाए। तो देखें, तो इसका मतलब यह है कि लॉ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसको बदलते रहना पड़ता है। किसी सिनेरियो में कोई फैसला करना पड़ता है, किसी सिनेरियो में कोई फैसला करना पड़ता है। क्या ये बात सबके समझ में आई? अच्छा, अगली बात देखो, जब कोई केस कभी कभार आता है ना, तो जज, अगर देखा जाए तो ये जुगाड़ू सा नहीं है काम। वो माशरे में कल्चर क्या चल रहा है उस पर फैसला कर दिया, जज के जो दिमाग में कर लिया। अभी तक जो पढ़ा ना हमने, ये थोड़ा सा ना जुगाड़ू मेथड है। अगर देखा जाए ना, ये इतना प्रॉपर मेथड, तो हम जब ये मसला बार बार आया हमने कहा नहीं भैया, आप केस लॉ पे फैसला, अब फैसला होगा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कहते हैं उर्दू में कानून साजी, यानी कि लॉ का प्रॉपर, भाई प्रॉपर प्रॉपर्टी लॉ बनाओ। ये कब तक जुगाड़ में उसने यूं कहा था, वो इसने ये कह दिया तो आपने यूं कर दिया तो वो मामला था, नहीं 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 नहीं, ये कभी कभार तो चल जाएगा। लॉन्ग रन में देखो, एक मसला एक आध दफा आया फिर खत्म हो गया, तो उस पर लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। अब एक मिसाल दूं, थोड़ी सी बुरी एग्जांपल है लेकिन दे देता हूं। बुरी से मुराद तकलीफ दे, अल्लाह माफ करे, कोई तो होगा जिसने पहली दफा एसिड थ्रो, तेजाब फेंका होगा किसी खातून के चेहरे पे, तो जज ने क्या किया होगा? जज ने ये किया होगा कि किसी ने अगर किसी के चेहरे पे लकड़ी मारी होगी जिससे चेहरा जख्मी हुआ होगा, और उस पे जो सजा बनती होगी वही सजा एसिड पे दे दी होगी। कुछ अरसे बाद एक और केस आ गया एसिड थ्रो का, जज ने फिर वही फैसला किया, किसी ने किसी को पत्थर मारा चेहरे पे, चेहरा जख्मी हुआ, तो जो चेहरा जख्मी करने की सजा है वही कर दिया आपने। जब ये 2-3 दफा, 4 दफा, 6 दफा, 10 दफा वाकया हो गया, फिर हमने कहा नहीं यार, ये तो चीज बढ़ती जा रही है। और इसमें सिर्फ चेहरा जख्मी करने का मसला नहीं है, आप किसी लड़की का चेहरा खुदा ना खास्ता जख्मी कर देंगे तो उसके दूसरे इश्यूज हैं, फिर वो बेचारी तकलीफ आएगी, वो अलग मसला है। जो उसकी जहनी तौर पे उसको प्रॉब्लम आएगी वो अलग मसला है। उसकी सर्जरी होगी, फिर उसकी शादी में मसाइल होंगे, फिर शादी में तो और 10 मसले होंगे। तो ये तो एक सोशल इशू बनता जा रहा है। तो हमने कहा भाई ये तो फिर छोटा जुर्म नहीं, तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो किसी के कंधे को जख्मी करना, किसी के हाथ को जख्मी करना और किसी के चेहरे को जख्मी करना बराबर, देखो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बराबर है। आप एक काम करें, किसी के चेहरे पे एक लाइन मार दें, खराश यानी कि गाल के ऊपर, चिन के ऊपर, किसी के चिन के ऊपर लाइन मार दें या किसी के हाथ के ऊपर लाइन मार दें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात है या नहीं? लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बात है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमने कहा नहीं भाई, ये जुगाड़ मेथड नहीं चलेगा। तो अब इसके लिए प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी? लेजिस्लेशन। आपको तो हमारे बोले बकायदा कानून है, एसिड फेंकने का बकायदा कानून है, एसिड फेंकने वाले को ये सजा मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये, और जरूरी है उसको सख्त सजा। जब तक आप देंगे नहीं वो बंदा रुकेगा नहीं, उसको इतनी आप खतरनाक सजा दें कि आइंदा फिर कोई ना करे। तो फिर हमें लेजिस्लेशन बकायदा करनी पड़ेगी। उसके लिए लेजिस्लेशन कौन करता है भाई? ये बात हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी, पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन कैसे होती है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में सबसे पहले पार्लियामेंट में आता है बिल। बिल क्या होता है? बिल का आसान लफ्ज में कहते हैं प्रोपोज्ड लॉ। यानी कि बिल क्या होता है? एक सजेशन होती है, ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट, कि भाई ये कानून हम बनाना चाह रहे हैं। और आमतौर पर गवर्नमेंट लेके आती है वो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती है, ऑपोजिशन खाली शोर मचाती है। ऑपोजिशन के पास मेजोरिटी होती नहीं है, जब भी तो ऑपोजिशन है। अगर ऑपोजिशन के पास मेजोरिटी होती तो क्या बन जाती? गवर्नमेंट बन जाती ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और फिर वो जब पास हो जाता है मेजोरिटी से 50+, तो वो बन जाता है, कल तक जो बिल था, नाउ इट इज कन्वर्टेड एज एक्ट। बिल एक ड्राफ्ट होता है, सजेशन होती है, जब वो मंजूर हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एक्ट। अच्छा, चूंकि पाकिस्तान में भी डुअल कैबिनेट सिस्टम है, पहले आपको पता है नेशनल असेंबली में बिल जाता है, वहां से मंजूर होता है, उसके बाद कहां जाता है? सेनेट में जाता है। तो यूके में सबसे पहले जाता है हाउस ऑफ कॉमन में, जब वहां से मंजूर हो जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फिर वहां से जाता है
मलका के पास रॉयल एसेंट के लिए। यूके में 3 स्टेप है, पाकिस्तान में 2 स्टेप है। नंबर 1 नेशनल असेंबली, पहला स्टेप क्या है पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली। दूसरा स्टेप सेनेट पर खत्म। एक और स्टेप है, वो नाम नहीं ले सकता मैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैंने अपने वापस अपनी गाड़ी में जाना है। पाकिस्तान में भी 3 सिस्टम, लेकिन तीसरा स्टेप दिखता नहीं, लेकिन है। यूके में वो क्या बता दिया उन्होंने, तीसरा स्टेप। नंबर 1 हाउस ऑफ कॉमन, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड, तीसरा रॉयल एसेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो पहले पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के पास भी नहीं, तौहीद का एक सवाल आया है, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के पास लॉ जाता है। मैं बता देता हूँ तौहीद, असल में आपको पता है तौहीद ने सवाल क्यों किया है? क्योंकि तौहीद की पार्टी का प्रेसिडेंट लगा हुआ है, तो इनको लोनली फील हुआ कि यार प्रेसिडेंट का तो जिक्र ही नहीं किया हमने। तौहीद जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उनका प्रेसिडेंट ही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा उनका। तो हाउस ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट। आइए जिशान, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूं। तो होता ये है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जब पार्लियामेंट एक्टिव नहीं होती, जब पार्लियामेंट एक्टिव, तो फिर आप प्रेसिडेंट से लॉ पास करवाते हैं। मिसाल इसकी क्या है, 2000 के अंदर, 1998 के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब, ठीक है, जो बहुत 5 वक्त के नमाजी हैं, परहेजगार हैं, जिन्होंने कभी इंडियन गाने नहीं सुने, ऐसे कहना होता है ना, जनरल्स को यही कहते हैं हमारे यहाँ। तो बहुत परहेजगार नमाजी हैं और उन्होंने कभी इंडियन गाने नहीं सुने, पाकिस्तानी नगमे सुने। जब सुने ड्रामे सिर्फ सिनफे आन देखा उन्होंने, और उससे पहले कौन सा था वो, एहदे वफा देखा, और चार्ली क्या था, अल्फा ब्रावो, 3 ड्रामे देखे उन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ 5 वक्त नमाजी हैं, परहेजगार, कभी इंडियन गाने नहीं सुने। तो वो जो थे 1998 में उन्होंने कू किया, तो गवर्नमेंट जो ऑफ द डे थी वो चली गई और पार्लियामेंट डिसमिस हो गई। तो उस सूरत में जब पार्लियामेंट मौजूद नहीं होती है और लॉ फिर भी बनाना पड़े, तो आइन उसमें एक जगह देता है। आइन कहता है फिर आप प्रेसिडेंट से पास करवा ले, लेकिन तो उसको पाकिस्तान के लॉ में कहते हैं एक्ट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे ऑर्डिनेंस। क्या कहेंगे उसे? इसीलिए आपने सुना होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में पास हुआ था सन 2000 में, और 2000 के अंदर ऐसा आया ना 2020 के अंदर मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी। तो उसका आज तक उसका नाम यही है, इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, उसका हल ये होता है कि जब भी उसमें पाकिस्तान का आइन में ही लिखा हुआ है, जब भी प्रेसिडेंट कोई रूल पास करेगा, लॉ पास करेगा आइन की गैर मौजूदगी में, तो लॉ तो पास हो जाएगा, लेकिन जब भी पार्लियामेंट बहाल होगी, उस पार्लियामेंट से वो अप्रूव कराना पड़ेगा। तो उसमें करते क्या है, पिछली हुकूमत ने 2-3 दफा ऐसी हरकत करी, आपको शायद नॉलेज हो, उन्होंने पार्लियामेंट को बाईपास करके प्रेसिडेंट से लॉ पास करवा लिया। अब आप कहेंगे सर कुछ दिनों बाद तो अप्रूव कराना होता, जब तक वो काम तो निकल गया ना अपना। भाई मिसाल के तौर पर मैंने फलाना काम करना है, बिल्डिंग हटानी है, तोड़नी है, तो मैंने प्रेसिडेंट से अप्रूव कराया, उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद आपको पार्लियामेंट से, हाँ जब तक तो बिल्डिंग गिरा देंगे ना। बिल्डिंग गिराई, अपना काम निकाला, जब तक पार्लियामेंट आई उसने अप्रूव नहीं किया, तो वो जो होना था वो तो हो गया था, तो वक्ती फायदा उठाना था वो तो उठा लिया। दोबारा लिए पॉलिटिकल मसला हो जाएगा। यहां तक पढ़ लिया हमने, आगे चलते हैं। जिशान, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जब इसीलिए वो कंफ्यूजन होती थी, इसलिए हमने चेंज कर दिया। अब उसका नाम सुप्रीम हाउस ऑफ लॉर्ड, उसमें यूके में 2 थे, वो अलग था कोर्ट वाला और ये अलग था पार्लियामेंट वाला, तो कंफ्यूजन होती थी, हमने अलग अलग कर दिया। अब समझ में आई बात? 2 थे। कंफ्यूजन होती है ना, फिर एक जैसे 2 नाम हो जाए तो फिर वो कंफ्यूजन होती है। अच्छा जी, अब जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, अल्लाह ही मुझे रहम करे मेरे ऊपर, उसका टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि इस बात को सब लोग माने कि पार्लियामेंट इज सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब है पार्लियामेंट हैज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। थ्योरी इसकी है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ इन एनी वे इट सीज फिट।
पार्लियामेंट दैट कैन मेक अ न्यू लॉ। यूके की पार्लियामेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान में आपको पता है मामला अलग है। तो यूके में हम कहते हैं सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट इज अबव ऑल, पार्लियामेंट हर कानून बना सकती है, हर किस्म का कानून बना सकती है, और पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। पार्लियामेंट इज अबव एवरीवन, पार्लियामेंट से बालातर कोई नहीं है। समझ में आ रही बात? यूके की बात हो रही है। आगे चलो। अच्छा, बाज लॉ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट खुद बनाती है, उसको कहते हैं हम लॉ। क्या कहते हैं? बाज दफा होता है पार्लियामेंट बनाती है मिनिस्ट्री। क्या बनाती है? मिनिस्ट्री जो है ना, एक्ट लॉ बनाती है, उसको हम कहते हैं बाय लॉज। क्या कहते हैं? देखो दोबारा कह रहा हूं गौर से। पार्लियामेंट अगर खुद से कोई लॉ बनाए तो उसको क्या कहेंगे? लॉ। लेकिन पार्लियामेंट बनाए मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो है फूड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर, उस मिनिस्ट्री ने कोई लॉ बनाया अगर, तो उसको कहेंगे बाय लॉज। तो बाय लॉ अगर आपसे कोई कहे ना बाय लॉ क्या है, उसका मतलब ये पार्लियामेंट ने खुद नहीं बनाया बल्कि मिनिस्ट्री ने बनाया है। मेरी ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी, पार्लियामेंट बनाती मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री जो लॉ बनाती है उसको बाय लॉ कहते हैं। यूं देखो, यूं समझ लें, पार्लियामेंट खुद कोई बनाए तो पार्लियामेंट बनाए मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कोई लॉ बनाए तो उसे बाय लॉ। तुम्हारा भाई भाई, तुम्हारा भाई भाई, तुम्हारी वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ, एक स्टेप दूर हो गया ना भाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ससुराली जो रिश्तेदार होते हैं, जो डायरेक्ट तुम्हारा भाई है वो भाई है, जो बेगम के जरिए भाई है वो ब्रदर इन लॉ। मिनिस्ट्री को भी पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है। नहीं, मिनिस्ट्री को पार्लियामेंट मिनिस्ट्री को पावर देती है ना कि आप ये काम कर सकते हैं, तो उस पावर को इस्तेमाल करते हुए, चलो इस पे एक और एग्जांपल, टीचर खुद किसी स्टूडेंट को बाहर निकाल दे, तो स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया, टीचर ने कोई मॉनिटर लगाया और टीचर खुद चला गया, और मॉनिटर को पावर दे दी कि तुम जिसे चाहो बच्चे को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन जाहिर है पावर कम होगी उसके पास, लेकिन बहरहाल वो पावर डेजिग्नेटेड है किसने? टीचर ने दी उसको। तो टीचर भी तो किसी बच्चे को निकाले तो समझो वो लॉ, मॉनिटर किसी बच्चे को निकाले तो फाइल। समझ में आई बात कि नहीं आ रही? याद नहीं स्कूल के जमाने में मॉनिटर कहता था मैं सबके नाम लिख रहा हूँ। आज भी एक बंदा है बड़ा उम्र का हो गया काफी, वो ये कह रहे हैं मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ। उनकी जा ही नहीं रहे, वो मॉनिटर वाली कैफियत से खत्म ही नहीं हो रहे वो। नहीं बच्चा नहीं, एक बच्चा होता था मॉनिटर, वो बोर्ड पे नाम लिखता था जो जो शोर कर रहा है, फिर हम थोड़ी देर खामोश हो जाते, हम कहते यार अब तो नाम मिटा दे, तो बहुत देर से खामोश हो, तो थोड़ी देर बाद नाम मिटा देता था। याद है वो सब होता था ये स्कूल के अंदर। कोई सवाल इसमें किसी का? कोई सवाल इसमें किसी का? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये लफ्ज प्रेसिडेंट का ही जिक्र निकला तो मैंने कहा था मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा। प्रेसिडेंट क्या होता है? देखो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझो। इंसान की एक फितरत है, और इंसान की फितरत यह है कि जब उसको अपनी कोई बात साबित करनी होती है ना, तो जिसको उसने कन्विंस करना होता है उसी के किसी प्रीवियस फैसले को रेफर करता है। मसलन सोशल एग्जांपल, आप अब्बा के पास गए, आपने बोला अब्बा से कि भाई मुझे जो है ना वो पिकनिक पे जाना है। अब्बा ने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं पिकनिक पे जाने की, बैठ जाओ। अब आपका दिमाग फौरन काम करना शुरू करेगा वकील की तरह, और आप कहेंगे अब्बू आपने एक हफ्ते पहले भाई को भी तो जाने दिया। अब्बू को ही अब्बू का एक पुराना फैसला सुना रहे हैं टू कन्विंस अब्बू। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब अब्बू थोड़े सोच से पड़ जाएंगे, इसको अब्बू को रीजन देंगे, भाई वो बड़ा है तुम छोटे हो, कोई भी बात बताएंगे।
या उस वक्त मैंने गलत फैसला कर लिया, अभी ये कोई भी एक बात होगी, लेकिन बहरहाल आपकी बात में थोड़ा वजन पैदा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरह जब कोई वकील अदालत में केस लड़ता है तो जज को कन्विंस करने के लिए किसी और अदालत के फैसले को सामने लाता है, फला जज ने फला तारीख को यह फैसला किया था, आपको भी करना चाहिए। और अगर फैसला मैच करता होगा तो जज के लिए प्रेशर आ जाता है कि उसको वो बात कभी मानता है कभी नहीं मानता, लेकिन बाद में वजन आ जाता है वकील की। और जो ज्यादा पुराना, इसको कहते हैं प्रीसिडेंट। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या बना, डॉक्ट्राइन कहते हैं जिसपे तमाम लोग मुत्तफिक हुए। बताई थी मैंने बात पहले, लफ्ज नहीं बताया। लफ्ज डॉक्ट्राइन का मतलब है जिसपे तमाम लोग मुत्तफिक हो। पिज्जा खाएंगे आप लोग, ये बताएं पहले, सब छोड़े हैं। ये डॉक्ट्राइन की एग्जांपल थी। ये मैं पिज्जा खिलाने का पूछ नहीं रहा मैं आपसे। आप कहेंगे क्योंकि सब लोग मुत्तफिक हैं सर इस पे, तो हम ये कहेंगे जिस चीज पे तकरीबन सारे लोग मुत्तफिक हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन। और डॉक्ट्राइन और जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है कि जब कोई वकील अपने मुकदमे को साबित करने के लिए, अपने केस को साबित करने के लिए किसी पुराने मुकदमे को, पुराने केस को रेफर करता है, इस रेफर करने को कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब कोई सवाल इसमें किसी का? जाऊं आगे? अब सवाल एक और है इसमें कि सर को जज इस बात को मानेगा नहीं मानेगा? भाई पिछला मुकदमा तो किसी और जज ने देखा होगा ना। अभी अब्बू वाले एग्जाम्पल में तो चलो भाई ये था ना, अब्बू ने भेजा था। आप क्या बोलते हैं, एक और दफा ये बोलते हैं अब्बू मुझे पिकनिक पे जाना है। अब बोले नहीं, अब्बू नहीं, मेरा दोस्त भी जा रहा है। तो अब्बू थोड़ा दिल होता है यार बेचारे का दोस्त भी जा रहा है, अब्बू मेरा एक और दोस्त भी जा रहा है। उसका नहीं बता रहे जिसके साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, वो तो नहीं बताएंगे अब्बू को ना, अब्बू तो बिल्कुल जाने नहीं देंगे। तो अब्बू वो दोस्त भी जा रहा है, अब्बू वो दोस्त भी, अब्बू सर भी जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं। वो हालांकि बगैर अपने टीचर से मिलने वाले नहीं पिकनिक पे, कट लेना वहां से टिफिन, लेकिन चलो टीचर पे डाल दिया, उस पर डाल दिया, उस पर डाल दिया। लेकिन अब्बू जब 2-4 दफा फिर अब्बू मान गए चलो भाई भेज दो पिकनिक पे ऐसे। तो भाई वो फैसला किसी, वो उसके अब्बू तो कोई और है ना, दूसरे बच्चे के अब्बू। तो भाई अब्बू की आपकी, अब्बू कह सकते हैं उनके घर का माहौल अलग है, हमारे घर का माहौल अलग है। समझ में आ रही है ना यार? उनकी मर्जी है, वो भेज रहे हैं, हम नहीं भेज रहे, कोई बात अब्बू कह सकते हैं। तो अब्बू मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। अगर कुछ सिनेरियो ऐसे लॉ में जहां मानना जरूरी है जज के लिए, उसको कहते हैं बाइंडिंग। और कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे मानना जरूरी नहीं है, परसुएसिव है, जज की मर्जी है माने या ना माने। देखो जब हम अदालत का कोई पिछला केस जज को रेफर करते हैं ना, तो 2 सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे। कुछ सिनेरियोज होते हैं बाइंडिंग, कुछ सिनेरियोज होते हैं परसुएसिव। बाइंडिंग सिनेरियोज वो होते हैं जहां जज को मानना पड़ेगा, लीगली जज भी बाउंड है मानने के लिए, पढ़ाऊंगा मैं भी कौन से होते हैं वो। और कुछ होते हैं परसुएसिव, जहां जज लीगली बाउंड नहीं होता, जज चाहे तो फॉलो करे, जज को मुनासिब लगे तो फॉलो करे, मुनासिब ना लगे तो। भाई आप मुझे बोले सर F7 के सब ने जो है ना ये किया था, अब मैं मर्जी में करूं नहीं करूं, F7 के सब ने हलवा पूरी खिलाई हमें, मैं कहूंगा यार मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहे हैं सब, गलत गलत रिवायतें डाल के दूसरे टीचरों को क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये परसुएसिव है, मेरी मर्जी में फॉलो करूं या ना करूं। अच्छा जी, अब सर ये कैसे फैसला होगा कि वो बाइंडिंग है या परसुएसिव है? तो उसके 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर मिलकर हमें बताएंगे बाइंडिंग है या परसुएसिव है। पहले फैक्टर का नाम है हिरार्की। क्या नाम है? हिरार्की से मुराद है किस कोर्ट के फैसले को रेफर किया जा रहा है। मसलन एग्जांपल सुनना भाई गौर से, एक केस है जो कि 2022 में चल रहा है, और ये किधर चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है। 2022 में केस कहां चल रहा है? और उसको जो केस रेफर किया जा रहा है वो रेफर किया जा रहा है 1998 काउंटी कोर्ट। किसका केस रेफर किया जा रहा है? 1998 काउंटी कोर्ट। अब पता है जज के लिए क्या है? जज के लिए ये
परसुएसिव है, क्योंकि जज को किसी जूनियर अदालत का केस रेफर किया जा रहा है, जज को किसी जूनियर अदालत का केस। अब सीनियर की मर्जी है कि वो जूनियर की बात माने या ना माने। सिनेरियो 2, अगर जज खुद बैठा हुआ है लेट्स से 2022 में, और जज कहां बैठा हुआ है, हाई कोर्ट, और उसको 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस रेफर किया जा रहा है, तो जज के लिए ये केस को फॉलो करना, क्योंकि जूनियर के लिए जरूरी है कि वो सीनियर की बात माने। क्या ये एग्जांपल समझ में आई? तुमने लास्ट क्लास ली थी? हैं? ये देखो, ये देखो, यूके में सबसे छोटा लॉ कौन सा है? स्क्रीन पे देखें, काउंटी कोर्ट, काउंटी कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील से ऊपर, याद आया? तुमने नहीं ली सात क्लास? अबे यार, काउंटी कोर्ट, काउंटी कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो जब सीनियर और जूनियर का चक्कर आएगा तो ऐसे फैसला होगा। किसी का कोई सवाल इसमें? अगर दोनों कोर्ट हाई कोर्ट हो तो जज परसुएसिव है, बराबर ना, है नहीं, इक्वल हुआ, ना जूनियर है ना सीनियर, तो फिर क्या है, इक्वल, तो उसकी मर्जी माने या ना माने, फिर भी परसुएसिव है। ये तौहीद के सवाल का जवाब है जी। सर बाइंडिंग में फिर वो बाइंडिंग में जो सिनेरियो होगा उसके अंदर फिर वो सिनेरियो भी जज देखनी कौन सिनेरियो है। देखें, दो बातें पहले समझ लें। एक मालिक मकान ने किराएदार को, सॉरी, किराएदार ने मालिक मकान को किराया नहीं दिया, जज ने 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। एक और केस आया, उसमें ये था, किराएदार ने मालिक मकान को किराया, उसने भी 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। तो जब मिलते जुलते केस होते तभी होता है ऐसा। ये थोड़ी होगा किराएदारी के मुकदमे में यार जब रेफर किया जाएगा तो सेम केस ही रेफर होगा ना। अब आपको पिकनिक पे जाना है तो आप किसी पिकनिक का हवाला देंगे ना, आप ही थोड़ी बोलेंगे मेरा फलाना दोस्त शादी कर रहा है, अब्बू बोलेंगे बेटा पिकनिक का शादी से क्या ताल्लुक है। तो भाई हवाला जो दिया जाता है, रेफर किया जाता है, वो अगर शादी का मामला है तो किसी को हवाला देने की जरूरत है? अब्बू को आप बोला, अब्बू आपने भी तो की थी, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पिकनिक पे तो भाई वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, उसको छोड़े। आपके अब्बू मना कर, आप बोले आप खुद तो कर ली, मुझे मना कर रहा है। अच्छा जी, आगे चले। अगला फैक्टर क्या है परसुएसिव और बाइंडिंग में? अगला फैक्टर पढ़ने से पहले हमें एक डिस्कशन करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें काम करते हैं, लाइन खींच के इसको बंद कर देते हैं। ये बात यहां खत्म हो गई ना, सीनियर जूनियर वाली। अब्बा बोलेंगे जब ही तो मना कर रहा हूं। अच्छा जी, ठीक है। देखें, एग्जाम्पल बनाते हैं। असल में 2 लफ्ज मैंने आगे पढ़ाने, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले एक एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी, आगे पढ़ने से पहले। फर्ज कर रहे हैं एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मार दी, गोली मारने को शॉट शूट कर दिया, सेकंड फॉर्म में शॉट, चलो आप फर्स्ट फॉर्म में लिखें। एक आदमी ने दूसरे आदमी को शूट कर दिया, वो बंदा मर गया। एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मार दी और वो बंदा मर गया, खत्म, टाटा गुड बाय, गया। अदालत ने सजा दी हैंग। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं,
इस पूरे तीनों लफ्ज अल्फाज में डिसीजन क्या है? हैंग। और मैं आपसे एक और सवाल करूं, रीजन ऑफ डिसीजन क्या है? शूट, गोली मारने की वजह से फांसी मिली है या मर जाने की वजह से फांसी मिली है? तो हम कहेंगे ये है रीजन ऑफ डिसीजन। समझ में आ रही है? ये जुमला बहुत जरूरी है। ये समझ में नहीं आएगा तो मेरी आगे की डिस्कशन समझ में नहीं आएगी, इसलिए अभी पूछ लें। दोबारा कह रहा हूं, एक आदमी ने दूसरे आदमी को शूट किया। क्या किया? गोली मारी। गोली उसके जाके दिल पे लगी, वो बंदा मर गया। मरा, अदालत ने फैसला किया हैंग। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, व्हाट इज द डिसीजन? आप कहेंगे सर फैसला है हैंग। फिर मैं सवाल करूं, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिसीजन? किस वजह से हैंग हुआ है? तो क्या गोली मारने की वजह से हैंग हुआ है? नहीं नहीं सर, गोली मार के मर जाने की वजह से हैंग हुआ है। असल मसला है मर जाना। गोली तो हवा में चला दें आप, हवाई फायर। कुछ लोग कुछ तो होते हैं मुंह के फायर है, उनको थोड़ी ना हम फांसी की सजा देते हैं। फिर तो आधे पाकिस्तानी को फांसी हो जाएगी, आधे ही मुंह के फायर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो फायर में मसला नहीं है, फायर में फायर, फायर का मसला नहीं है, मसला है मर जाना, डेथ। फिर आप कहेंगे सर मर तो गया है, लेकिन मरने के पीछे रीजन क्या थी, वजूहात क्या थी? तो हम कहेंगे, इसको कहेंगे मटीरियल फैक्ट्स। क्योंकि मरते तो लोग एक्सीडेंट से भी हैं, मरते तो लोग किसी पे भी हैं, मरते तो लोग जो है ना वो डूब के भी हैं, मरते तो लोग पता नहीं बहुत तरीके से मरते हैं। मटीरियल फैक्ट्स क्या है? मटीरियल फैक्ट्स है शूट, कि जो है ना मरने की तरीका क्या था मरने का? मरने का तरीका था शूट। शूट डंडा मारते किसी के सर पे बंदा मर जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो तो बहुत सारे तरीके हैं। प्यासा मारने किसी से पानी छीन ले, उसको कमरे बंद कर दे, मर जाएगा वो। तो हम कहेंगे सर मरने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन असल मसला है मर जाना। तो आप कहेंगे सर ये तीन चीजें आ गई हमारे सामने। अब मैं आपको कहीं भी समझाऊंगा लफ्ज रीजन ऑफ डिसीजन और मटीरियल फैक्ट्स, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये तीनों अल्फाज समझ में आ गए, डिसीजन, रीजन ऑफ डिसीजन और मटीरियल फैक्ट्स। फिर मैं आगे जाऊं ताकि हैं? क्यों? नहीं नहीं, पहली दफा भी हो जाती, क्या हो गया भाई? नहीं नहीं हो जाती। पाकिस्तान का लॉ वीक है वो एक अलग बात है, लेकिन कत्ल का मुकदमा, कत्ल का बदला तो कत्ल ही है ना, जान का बदला जान। चलें, दो कर दिए इसमें, पहले भी किसी में मर चुका है और हमने उसको मार दिया ऐसे, तो दो दफा मर गया ना बंदा। अब ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दो, गौर सुनना मेरी बात। एक बंदा है, अब ये केस हो गया, अब बात खत्म हो गई। अब मेरी बात सुनो, एक बंदे ने किसी को पुश किया। क्या किया? पुश, धक्का दिया 6ठे फ्लोर से, और वो बंदा मर गया। समझ में आ रही है ना आ रही बात? एक बंदे ने किसी को धक्का दिया ग्राउंड फ्लोर पे, ये था 6th फ्लोर, ये था ग्राउंड फ्लोर। उस पे अदालत ने सजा दी 6 month imprisonment। भेज देता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये दो केस चल रहे हैं, दो अदालत में केस चल रहे हैं। एक, मैं केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं। केस नंबर 2 अदालत में चल रहा है, जिसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे को पुश किया, पुश मतलब धक्का दिया 6ठे फ्लोर से, और वो बंदा नीचे गिर के मर गया। एक और अदालत में केस चल रहा है, केस नंबर 3, जिसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे को पुश किया ग्राउंड फ्लोर पे, बंदा
ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है, उसने धक्का दिया, वो वहीं ग्राउंड फ्लोर पे आगे गिर गया, 2 फुट आगे गिर गया, और उसका जो है ना दांत वाट टूट गया और वो जख्मी हो गया। अदालत ने मुलजिम को 6 महीने की सजा दी। सॉरी ये मैंने गलत जगह लिखी है, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंजर्ड, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंजर्ड, अब सही लिख दिया, उसको मैंने गलत लिख दिया, इंजर्ड हो गया बंदा। मुझे एक बात बताओ, केस नंबर 2 को मैं किससे कंपेयर करूंगा? अगर कभी मुझे केस नंबर 2 को कंपेयर करना पड़ गया तो शुड आई कंपेयर केस नंबर 2 विद 3 और 1? 1। इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि जब भी 2 केस आपस में कंपेयर किए जाएंगे, पहले रीजन ऑफ डिसीजन को मैच किया जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात की नहीं आ रही है? हालांकि उसमें धक्का दिया है केस 2 में, और केस 1 में क्या किया था, गोली मारी थी, बिल्कुल अलग अलग केस हैं। हम कहेंगे सर लेकिन रीजन ऑफ डिसीजन तो हमने क्या किया, इसमें भी कर दिया है। हम कहेंगे सर ये क्या किया आपने? हम कहेंगे देखो डिसीजन लेते हुए पहले हम देखेंगे रीजन ऑफ डिसीजन, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि देखा जाए मटेरियल फैक्ट ज्यादा किससे मैच कर रहे हैं, 2 के किससे मैच कर रहे हैं, 3 से, और 2 का रीजन ऑफ डिसीजन किससे मैच कर रहा है, 1 से। तो हम लेकिन कंपेयर किसको करेंगे, 1 से। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई किसी के? जब तक बात समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं जाएंगे। हैं बेस हम रीजन ऑफ डिसीजन को बनाएंगे, रीजन ऑफ डिसीजन को बनाएंगे। हालांकि मटेरियल फैक्ट्स किसके ज्यादा मैच हो रहा है, बजाहिर दिखने में केस मैच क्या ज्यादा हो रहा है, पुश को पुश से कंपेरिजन में, वहां भी धक्का दिया यहां भी धक्का दिया, वहां भी बंदा गिरा यहां भी बंदा गिरा। हम कहेंगे अबे भाई 6ठे फ्लोर से गिरा और ग्राउंड फ्लोर से गिरा, यहां तो गिरा और मर गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गिरा और मर गया, इंतकाल हो गया। क्या ये बात सबके समझ में आई? एक और केस बनाते हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे को शूट किया, गोली उसके पांव पे लगी, वो बंदा इंजर्ड हो गया। अब मुझे बताओ अब किससे मैच करेंगे? केस नंबर 3 को किससे मैच करेंगे, 1 से या 4 से? हालांकि उसमें भी इंजर्ड है, उसमें हम कहेंगे सर देखें यहां जो है ना, बात समझ में आ गई? एक और केस बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, और से सुनिएगा। एक आदमी, कोई केस हुआ, दूसरे आदमी को पुश कर दिया, वो भी ग्राउंड फ्लोर से गिरा, वो भी इंजर्ड हुआ, उसको भी 6 महीने की सजा हुई। अब 3 को किससे कंपेयर करेंगे? 4 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर यहां तो बड़ा जबरदस्त है सर, रीजन ऑफ डिसीजन भी मैच कर रहा है, मटेरियल फैक्ट्स भी मैच कर रहे हैं, लिहाजा हम डिसीजन भी मैच कर देंगे, इसको भी 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या मैच करते हैं, रीजन ऑफ। और अगर कोई ऐसा केस मिल जाए, ऐसा कोई रेफरेंस मिल जाए जिसमें केस भी वही है, रीजन ऑफ डिसीजन भी वही है, मटेरियल फैक्ट्स, ये तो बिल्कुल कार्बन कॉपी मिल गया आपको केस। तो जितना ज्यादा सिमिलर आपको कॉपी मिलेगी उतना फैसला करना अदालत के लिए। और यही याद रखें, बड़ा अहम जुमला बोलने जा रहा हूं, यही वकील की काबिलियत है कि वो अपने क्लाइंट को जिताने के लिए बिल्कुल वैसा ही केस लाके अदालत के सामने रख दे। यही तो देखें, मुझे बताएं वकील, इतने बड़े बड़े वकील, महंगे महंगे वकील क्यों होते हैं? लॉ तो सबने पढ़ा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको केस देता हूं, आप केस देखें, अदालत की एम्प्लॉयमेंट लॉ की वाली बुक खोलें, उसके अंदर से वाला पेज निकालें, ये लिखा हुआ आंसर, ये तो कोई भी वकील बन जाए फिर। नहीं नहीं नहीं, वकील तो हैं, पिछले केसेस पे कितनी नजर है आपकी, आप जाएं ढूंढ के। जो कहते हैं वकील स्टडी कर रहा हूं, क्या मतलब है इसका?
आप वकील को पूरी कहानी सुनाएंगे जाके, जैसा ऐसे हो वकील भाई ऐसे हुआ, फिर मैं यूं गया उसको धक्का दिया, फिर वो नीचे गिरा, फिर ये वो कहानी सुनाई। अब वकील की काबिलियत क्या है? वकील की काबिलियत ये कि वैसा ही कोई केस निकाले जिसमें उसके क्लाइंट जैसे बंदे को कम सजा मिली हो या छूट गया हो, और वो ढूंढ के लाके उसके सामने रखो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या ये बात सबके समझ में आई जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं? तो मैं आगे जाऊं, तो ये आगे लफ्ज बड़ा आसान। अगर अगर रीजन ऑफ डिसीजन, अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा। अगर रीजन ऑफ डिसीजन रेशियो डिसाइंडी कहते हैं, इसको मतलब सेम, तो ये बाइंडिंग है। अगर रीजन ऑफ डिसीजन डिफरेंट है तो ये परसुएसिव, जज की मर्जी है फॉलो करे या ना करे। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं? मटेरियल फैक्ट्स। अगर सेम है तो बाइंडिंग, सिमिलर है तो परसुएसिव। सेम नहीं है, सिमिलर है। उसने डंडे से मारा था, इसने ईंट से पत्थर खींच के मार दिया। अब ये सेम नहीं है मगर सिमिलर है। तो वकील की काबिलियत ये है कि आप वो डंडे वाले केस लेके आओ, उसने भी डंडे से मारा था, इसने भी डंडे से मारा था। जितना कार्बन कॉपी केस लाके आप वकील के सामने रखोगे, उतना ज्यादा आपको अपनी बात मनवाने में फायदा होगा, उतना जल्दी वकील कन्विंस कर पाएगा जज को और फैसला उसके हक में आएगा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? मैंने बोला किसकी समझ में नहीं आई ये बात? ये बात मेरे भाई, ये लैटिन वर्ड्स हैं, इसका मतलब है बाइंडिंग, मतलब जब सेम होगा। लिख देता हूं, सीक्वेंस याद रखें। सबसे पहले अदालत क्या देखती है? पहले अदालत देखती है हिरार्की, कि जिस अदालत का केस लाया जा रहा है वो सीनियर है के। फिर क्या देखती है? रीजन ऑफ, और फिर क्या देखती है? और अगर तीनों बातें मिल जाएं, अब गौर से सुनना, देखो सबसे काबिल वकील क्या होगा? जो हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाए, तो चुप करके बैठ जाएगा हाई कोर्ट का जज। भाई समझ में आया? आप अब्बू को बोले भाई मुझे अम्मी ने अब भाई को अम्मी ने भेजा था पिकनिक पे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बस फिर ऐसा ना फंडे हो जाए मेरी वजह से घर में, भाई सही है। कोई सवाल इसमें किसी का? स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन नहीं, अभी नहीं, खत्म होने वाला है चैप्टर। ये देख भी रहे हो यार, एंड चल रहा है फिर भी यार कैसी बातें करते हो। स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है बेटा? मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी, कि लॉ बनता किधर है? पार्लियामेंट में। उसकी तशरीह इंटरप्रिटेशन कहां होती है? कोर्ट में। कोर्ट इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ रूल इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो जो लॉ बनता है ना वो लफ्ज की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में? जैसे स्कूल के जमाने में होता था ना, वो शायर ने शेर लिखा और आपको बोलते इसकी क्या करें, तो हम कहां से शुरू करते थे? शायर इस शेर में ये कह रहा है, शायर इस शेर में ये कह रहा है, शायर बहुत तपा हुआ है, बहुत गुस्से में है, उसने कहा लानत तुम्हारी शक्ल पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरह बहुत सारी शायर है, शायर बेचारा बहुत डिप्रेस्ड है और ये ऐसे ऐसे कर रही है वो। तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? शायर का तो शेर 2 लाइन का होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, तशरीह आप करते हैं। तो जज के पास भी केस आता है, लॉ आता है। क्या आता है? लॉ लिखा होता है वर्ड्स की शक्ल में। जैसे हमने, याद है हमने एक लॉ पढ़ा था एजेंसी लॉ, उसमें उसने कहा था कि मुनासिब टाइम, मुझे वो टॉपिक याद नहीं आ रहा, उसमें ये था कि एक वो था ना एजेंट बाय रेटिफिकेशन, उसमें कहा था रेटिफिकेशन के बाद में मान जाना। तो उसमें था कि रेटिफिकेशन का टाइम मुनासिब होना चाहिए, याद है?
ये जरूरी है दिखाना, चूंकि इससे बात जल्दी समझ में आ जाएगी जरा। ना ये आ गया, मिल गया। द रेटिफिकेशन मस्ट टेक विद इन रीजनेबल। तो मैंने कहा था टाइम क्या होता है, नेगोशिएशन और रेटिफिकेशन के दरमियान का जो टाइम होता है उसको टाइम कहते हैं। रीजनेबल होना चाहिए। अब रीजनेबल की कोई डेफिनेशन है दुनिया में? रीजनेबल का उर्दू में तर्जुमा क्या है? मुनासिब। मुनासिब की क्या डेफिनेशन? तुम देखो, मैंने कहा था सैंडविच वाले एग्जांपल में 2 घंटे मुनासिब है। 2 घंटे में सैंडविच खराब होना शुरू हो जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? और लोहा तो 2 हफ्ते भी इंतजार कर सकते हैं, तो मुनासिब टाइम क्या? नहीं समझ में आ रही बात? भाई मैं कहता हूँ गाड़ी तेज चलाओ और एम्बुलेंस तेज चलाओ, तो जब मैं कहता हूँ ना एम्बुलेंस तेज चलाओ, तो उसका मतलब कुछ और, इमरजेंसी, बंदा मर रहा है, सिग्नल भी तोड़ सकता है, तो एम्बुलेंस का सिग्नल तोड़ना ही मुनासिब है। बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे भाई ये तो उस सिनेरियो में यही है। ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा है ये सबको बात याद आ गई? तो अब मसला ये है कि कोर्ट फैसला करेगा कि मुनासिब की डेफिनेशन, जैसे लॉ में लिखा हुआ है अच्छे पैसे दे दो। एक और दिखाऊं मैं, मैंने एम्प्लॉयमेंट लॉ में पढ़ाया था एक बात। क्या पढ़ाई थी बात, याद है किसी को? मैंने एम्प्लॉयमेंट लॉ में एक बात पढ़ाई थी कि जो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर हैं, उसमें से एक है, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर की ड्यूटी है रीजनेबल रेम्युनरेशन। अब रीजनेबल की कोई डेफिनेशन है नहीं, अदालत फैसला करेगी कि उस वक्त उस जमाने में उस काम की क्या मुनासिब तनख्वाह है। समझ में आई कि नहीं आ रही बात? हाँ कि ना? तो आप कहेंगे सर तो एक्ट लॉ में क्या लिखा हुआ है? रीजनेबल लिखा हुआ है बस। लॉ रीजनेबल कह के खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि लॉ ने कहा कुछ फैसले जज को भी करने दो, जज अपने हिसाब से देखेगा कि कहीं पे रीजनेबल मुनासिब, कहीं मुनासिब तनख्वाह होती है 50,000, कहीं मुनासिब तनख्वाह होती है 25,000, कहीं मुनासिब तनख्वाह होती है 3 लाख। तो आप कहेंगे सर तो आप बदले जा रहे हैं, मुनासिब एक करें? नहीं 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 नहीं, मुनासिब होता है सिचुएशन के हिसाब से। ऑनलाइन वालों को ये बात समझ में आई, नजर आ रहा है? अब अभी ना हम यहाँ बैठे हुए ना, यहाँ फेस टू फेस क्लास है, बाहर वॉल्स वाले की आवाज आ रही है। अभी आप में से कोई बच्चा यहाँ मचलना शुरू हो जाए, रोना शुरू हो जाए, तो ये मुनासिब? मचलना शुरू हो जाए कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो ये बात मुनासिब? इस उम्र में दाढ़ी मुझे निकल आई, समझ में आई बात? अब तो मुनासिब नहीं है। घर में थे जब तक आप छोटे थे, उस वक्त हरकत करते थे, तब मुनासिब था। तो एक ही काम 2 मुख्तलिफ सिनेरियो में मुनासिब भी हो सकता है और गैर मुनासिब भी हो सकता है। तो जज जो है ना इंटरप्रिटेशन करेगा, और इंटरप्रिटेशन के 4 रूल है हमारे पास। पहले रूल का नाम है लिटरल रूल। लिटरल का मतलब समझते हैं आप? कहते हैं लिटरली वो गुस्सा कर चीख रहा था। लिटरल का मतलब होता है एज इट इज। एक तो होता है ना मैं तुम्हें 36 दफा कहा है, तो 36 का मतलब 36 नहीं होता, 36 का मतलब बहुत दफा। लेकिन आप कहते हो यार लिटरली तुम यकीन करो मैंने उसको 10 दफा कहा है, तो आमतौर पर 10 दफा का मतलब हम लेते हैं बहुत दफा, या 10वीं दफा तुमसे कहा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती? 10वीं का मतलब 10। लेकिन अगर कोई वाकई में 10 दफा किसी को कोई बात किया और कहा यार यकीन करो लिटरली मैंने उसको 10 दफा कहा है, लिटरली मैं उसके पास गया, मैं उसके हाथ जोड़ लिए उसके, तो हम कहते हैं एग्जैक्ट मीनिंग। क्या मतलब? जो डिक्शनरी की मीनिंग उसको कहते हैं लिटरल मीनिंग। एक आदमी दूसरे आदमी को कहे मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, इसके लिए ज्यादा जाने की जरूरत? डिक्शनरी खोलें, कत्ल का मतलब किसी को मार देना, जान से मार देना। बस सही है, इसमें तो बड़ा आसान है डिक्शनरी में। अब जब मैं दूसरा रूल पढ़ाऊंगा तब पहला समझ में आएगा, सुनते रहे बस। गोल्डन रूल क्या है? जब कोई लफ्ज मोर देन वन मीनिंग ऑफ अ वर्ड, क्या मतलब?
एक आदमी दूसरे को कहे मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। अब खाक में मिला दूंगा मतलब क्या है? मार दूंगा। लेकिन लिटरल रूल क्या है? यहां लिटरल रूल अप्लाई नहीं होगा। कल को वो बंदा जज में जज से कहे नहीं जज साहब मैं तो खाक मिलाने का मतलब ये है मैं थोड़ी सी हाथ में खाक लूंगा मुंह पे ऐसे करके मिला दूंगा। भाई आपसे मैं बताऊं, एक आदमी दूसरे आदमी को धमकी दे मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा, इसका क्या मतलब है? तबाह कर, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैं ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम कुछ और कहीं से आ रहे हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया? ठीक है मैं अच्छा ये कह रहे हो मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अच्छा सुन ले मेरी बात सुनो। अब कहाँ ले गए तुम बात को, कहाँ ले गए यार? मैं ही एक जुम्मा है, तुम खुद तो ख्याल करो यार। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे बड़ा सिंपल कि अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को धमकी दे कि मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा तो उस पर लिटरल रूल अप्लाई नहीं होगा। लिटरल रूल क्या है? लिटरल रूल तो ये कहता है कि खाक लेंगे थोड़ी सी और बंदे के चेहरे पे मुंह पे मल देंगे, देखो मैंने खाक में मिला दिया। तो जैसे कहेगा हम क्या पागल समझा हुआ है? खाक में मिला दूंगा मतलब है ये एक मुसलमान माशरा है, ज्यादा लोग मुस्लिम है। मुसलमान मरने के बाद क्या करते हैं? जमीन में दफन कर देते हैं, तो इंसान इवेंचुअली खाक में मिल जाता है। ये मतलब है इसका कि कत्ल कर दूंगा। तो जहां जैसे आपने कभी सुना है इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या मतलब है इसका? इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या मतलब है? बहुत तेज बारिश। इसका मतलब इतना आसमान से कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ लिटरल मीनिंग अप्लाई नहीं होगी। मुहावरों में लिटरल मीनिंग अप्लाई नहीं होगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई बहुत किसी को थोड़ी सी चीज है ना, थोड़ी सी, तो कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। तो असली में थोड़ी ना कोई ऊंट होता है, कोई जीरा होता है। और कोई प्रभाव बताएं ऐसा जो बता सके आप मुझे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब इसका मतलब ना हाथी है ना दांत है ना कुछ है। ये मतलब ये कि सर देखें वो ना बंदा बातें कोई और सी करता है लेकिन जब काम करता है तो कुछ और करता है। तो हम वहां लिटरल रूल अप्लाई नहीं करते, पर वहां क्या अप्लाई करते हैं? गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जाऊं आगे? ऑनलाइन कोई सवाल? कुछ नहीं पूछ रहा इसका मतलब कुछ समझ सब समझ में आ रहा है। अगला हमारे पास मिसशेफ और पर्पसिव रूल। पर्पसिव रूल क्या होता है? जहां कुछ मिसशेफ और पर्पसिव यूज होता है जब कोई अल्फाज एम्बिगुअस हो। क्या समझ में नहीं आ रहा? रुक गया मैं। कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? देखिए मैं आपको बताता हूं। अदालत जब इंटरप्रिटेशन करती है, ठीक है, अदालत जब इंटरप्रिटेशन करती है, चले मैं आपसे एक पहले मैं आप इसको ना थोड़ी देर के लिए लॉ भूल जाए सब, आप थोड़ी देर के लॉ भूल जाए और अब मेरी बात गौर से सुनो। आप जो है ना उर्दू का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें शेर है, तशरी है, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शेर सुना होगा ना, बड़ा मशहूर गालिब का, आपके उर्दू की इसमें भी था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, आती नहीं, शर्म तुमको मगर आती नहीं। अब देखो इसका आप लिटरल रूल अप्लाई की, पता क्या है? जो है ना शायर अपने महबूब को कह रहे हैं जब उम्रा करने जाओगे तो किस शर्म से जाओगे? उम्रे के लिए थोड़ी बोल रहा है शायर अपने महबूब को। वो बोल रहा है तुमने जिंदगी भर मुझे तंग किया है, अब जब मेरा सामना करोगे तो किस मुंह से करोगे? आप समझ में आएगी ना? तो लिटरल रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि लिटरल रूल तो इसका ये कह रहा है कि आप अपने उसको ना महबूब को उम्रे करने से मना कर रहे हैं कि उम्रा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शक्ल ऐसी नहीं है। तो आप कहते हैं कि भाई लिटरल रूल वहां नहीं, वहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? गोल्डन रूल, कि एक लफ्ज के कई मतलब है, वन मीनिंग ऑफ वर्ड, मोर देन वन मीनिंग ऑफ वर्ड। एक लफ्ज के कई मतलब हैं। अब यहाँ काबे किस मुंह से जाओगे, बहुत सारी, जिससे पैसे लिए पैसे खा गया उनको किस मुंह से जाओगे, जिससे झूठ बोला है उसको किस मुंह से जाओगे। इसमें ये भी मतलब है एफबीटी में कुछ खिलाया नहीं, F4 में किस मुंह से जाओगे स्टूडेंट, एफबीटी में कुछ खिलाया नहीं, ये मतलब है तुबा तुम्हारे लिए।
इसका शेर का तशरीह क्या निकली है? F4 किस मुंह से जाओगे स्टूडेंट, F4 किस मुंह से जाओगी तूबा, FBT में कुछ खिलाया नहीं। ये है शेर का डिफरेंस। अब समझ में आया तुम्हारे? तो यहां हम कहेंगे सर यहाँ गोल्डन रूल अप्लाई है, लिटरल रूल नहीं है। और अगर कोई मौलवी साहब किसी बंदे से कहते हैं कि भाई आप कहाँ भाई जा रहे हैं, किस मुंह से जाएंगे, कोई अच्छे काम कर लें, थोड़े से फिर आप चले जाएं उमरा करने, तो वहां लिटरल रूल ही है, फिर वहां गोल्डन रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब समझ में आ गया सबके? हंसने की बात नहीं है ये, हाँ ये रोने के लिए कहा था, हंस रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं जो बच्चे इस किस्म को तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जाए ना सर से फेस ही ना करना पड़े सर। अच्छा जी, मिसशेफ रूल क्या होता है भाई? जब लफ्ज एम्बिगुअस हो, देखो काबा एक क्लियर लफ्ज है, किस मुंह से जाओगे क्लियर, कत्ल एक क्लियर लफ्ज है, ख्वाब एक क्लियर लफ्ज है। बाज़ औक़ात लफ्ज एम्बिगुअस होते हैं। एम्बिगुअस का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब इस की क्या इंटरप्रिटेशन होगी? और सुनना मेरी बात, एक आदमी ने दूसरे आदमी को गुस्से से कहा मैं तुम्हें देख लूंगा। अब अगर ये बात किसी टीचर ने स्टूडेंट को कही है तो इसका मतलब है कि वो आपको फेल कर देगा। अगर मालिक मकान ने किराएदार से कही है तो वो आपको घर से निकाल देगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कही है तो वो आपको फायर कर देगा। और अगर किसी और ने आपसे कही है तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। अब ये जुमला है ना, मैं तुम्हें देख लूंगा, इसके 4 5 6 मतलब है, एम्बिगुअस लफ्ज है। देख लूंगा कि कोई ना लिटरल मीनिंग है ना गोल्डन मीनिंग है। ये देखेगा अदालत किसने कब कहा किससे क्यों कहा, उस पर फैसला होगा। ये है मिसशेफ पर्पसिव, यानी कि पर्पसिव किस पर्पस के तहत कहा गया। देखो अगर मैं तुमसे कहूं ना हाँ तुम्हें देख लूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, क्लास से निकाल, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं आपको नौकरी से निकाल सकता हूँ, नौकरी नहीं करता आप यहाँ पे, ना मैं आपको घर से निकाल सकता हूँ, मैं आपका मालिक मकान नहीं हूँ, ठीक है ना, ब्लॉक में कर नहीं सकता आपको। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्लास से निकाल दूंगा। लेकिन एक आदमी बंदूक उठा के सामने वाले को क्या मैं तुम्हें देख लूंगा, इसका मतलब है कत्ल की धमकी दे रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गोल्डन का मतलब यह है कि एक ही लफ्ज के कई मतलब है। गोल्डन का मतलब है एक ही लफ्ज के कई मतलब है, लेकिन कई से मुराद 2 3 ही है। लेकिन मिसशेफ का मतलब है कि एक लफ्ज का कोई क्लियर मतलब ही नहीं है। क्योंकि देख लूंगा तो मतलब तो ना आई सी यू, तुम्हें इसका भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, इसके बहुत सारे मतलब है। मैं घर से निकाल दूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब ये अदालत पूछेगी तुम दोनों हो कौन? जज साहब ये मालिक मकान है, मैं किराएदार हूं। अच्छा, तो जज कहेगा ये बात है, तुम्हें घर से किराए से निकालने की धमकी दे रहा है। भाई जो जिस जहां जिसके पास जो पावर होगी, जो पोजीशन होगी, वहीं से उसको करेगा ना, हार्म करेगा। कोई सवाल इसमें किसी का? जाऊं आगे, सबको क्लियर है? नेक्स्ट है ईएसडीएम जेनरस रूल। ईएसडीएम जेनरस रूल ये है, ये स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स क्या होता है? किसी फील्ड के वर्ड्स। जैसे कहीं किसी डिस्कशन में लफ्ज डेप्रिसिएशन लिखा हुआ होगा ना, अदालत कहेगी ना मैं फैसला करूंगा, ना मुल्जिम ना मुजरिम, फैसला करेगी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या कहती है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। फिर जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के कहीं लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी वही फील्ड के हिसाब से होगी। देखो कहीं लफ्ज लिखा हुआ था, डेप्रिसिएशन का कोई इंग्लिश बताओ, कोई लफ्ज सिनोनिम। डीवैल्यूएशन। अगर कहीं लफ्ज लिखा हो ना डीवैल्यूएशन, क्या लिखा हुआ है, तो अदालत डीवैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग से नहीं पूछेगी। डीवैल्यूएशन का आसान लफ्ज का मतलब है, तो तर्जुमा डिक्शनरी में जाके देख लें क्या लिखा हुआ है डीवैल्यूएशन का मतलब। डीवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू का कम होना, वैल्यू का। लेकिन अगर कहीं डेप्रिसिएशन लिखा होगा तो अदालत की नहीं, अब अकाउंटिंग बताएगी।
अब एक आम आदमी किसी आदमी को बोले मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो वहां पे लिटरल रूल, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा, गोल्डन रूल। अबे इतना मार मार के डेप्रिसिएट करूंगा कि यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, सैल्वेज वैल्यू बचेगी तेरी शक्ल पे बस। ये अकाउंटेंट धमकी दे रहा है किसी को, समझ आ रही है? देखो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग वहीं से ली जाती है जहां से अल्फाज आए हैं। मसला मैं आपसे बोलूं कल आपकी सीबीई डेट है, तो आप कहेंगे सर इसका फैसला कैसे हो गया, क्या बोल रहे हैं आप? एसीसी से पूछ लो भाई, जिसमें सीबी लफ्ज इजाद किया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको पता है एसीसी वाले क्या कहते हैं? सीबी की भी दो डेफिनेशन है, एससीबीई, ओडीसीबीई, ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और सेशन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। F5 से AAA तक उन्होंने नाम रखा हुआ है सेशन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और FA1 से लेकर F4 तक वो कहते हैं ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब ये सब बातें कौन बताएगा, कहीं लिखी नहीं है ये, तो अदालत कहेगी भाई ये बातें तो एसीसी बताएगा, एसीसी को पता है सीबी क्या होता है, सेशन क्या होता है, ऑन डिमांड क्या होता है, या किसी एसीसी के फील्ड के आदमी से पूछो वो बताएगा, ना मैं बताऊंगा ना तुम बताओगे। क्या ये बात समझ में आई सबके? बेटा किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, क्या लिखा हुआ है? अब ये अकाउंटिंग की टर्म है, क्या मतलब है आप बताएं? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ये किसी साइंस वाले को नहीं पता होगा, लॉ वाले को नहीं पता होगा, वकील को भी नहीं पता होगा, जज को भी नहीं पता होगा, अगर उसको जरा से भी नहीं आता अकाउंटिंग वगैरह, आपको पता होगा। और आपने भी कहां से सीखा सर? एसीसीए, सॉरी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आपने बैंक अकाउंट से जितने पैसे हैं उससे ज्यादा निकालने, तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाती है। उसकी नेचर क्या होती है? आपके बैंक में पड़े हुए थे 10,000 रुपए, कितने? आपने 11,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो बैंक ने कहा भाई 1,000 रुपए कर्जा, 10,000 रुपए तक, कल तक 10,000 रुपए एसेट थे आपके बैंक में, कल तक 10,000 रुपए आपके बैंक में, अभी 1,000 रुपए लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। ये सारी बातें आपको किसने सिखाई सर? अकाउंटिंग की किताब में लिखी है, वही बताएगा इसका मतलब, कोई और नहीं बताएगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लाइबिलिटी। बैंक में पड़े हुए पैसे क्या होते हैं? एसेट। किसी को एडवांस पैसे दे दो तो क्या कहते हैं उसको? प्रीपेमेंट। किसी को काम होने के बाद पैसे दो तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंस। ये सारी बातें अदालत फैसला नहीं करेगी, अकाउंटिंग फैसला करेगी, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं अकाउंटिंग के। इस क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये सामने पिलर नजर आ रहा है आपको? जो बच्चे ऑनलाइन है उस जहन में ले आए पिलर है। मैं और आप पता है इसको क्या कहते हैं? पिलर। किसी कंस्ट्रक्शन वाले से पूछोगे ना ये क्या है ऐसी बातों बातों में, तो पता है क्या इस्तेमाल करेगा? कॉलम। कॉलम कॉलम करके देख लें, उनकी फील्ड का लफ्ज है ना कॉलम। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका फील्ड नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है। कभी आपने देखा है डॉक्टर्स को बात करते हुए आपस में, वो अपनी मेडिकल टर्म्स नहीं यूज कर रहे होते, वो मुझे और आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको समझनी है तो वो टर्म किसी डॉक्टर को बताएं इसका मतलब क्या है आम अल्फाज में, तो डॉक्टर बताएगा भाई मेडिकल की जुबान में इसको ये कहते हैं। तो जज फिर खुद ना लिटरल मीनिंग पे फैसला करेगा ना डिक्शनरी मीनिंग पे फैसला करेगा, बल्कि मेडिकल की डिक्शनरी की मीनिंग पे फैसला करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, फिर हम ब्रेक ले लेंगे। नवाज शरीफ साहब का फैसला आया और उसमें नवाज शरीफ का फैसला आया, उसमें बदतमीजी करने से क्या फायदा? तो उसमें उनको ये कहा गया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और बेटे से तनख्वाह नहीं लेना वो एक रिसीवेबल था, और रिसीवेबल क्या है? एसेट। रिसीवेबल क्या है? एसेट।
और एसेट शो नहीं किया आपने। असल में जुर्म क्या है वो एक्चुअली, जो 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 जिसका भाई, इसके हम सियासी उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो फैसला सही है गलत है, क्यों लिया ऐसे लिया, नवाज शरीफ भाग गया, सही दवाएं प्लेटें सही कराने गया क्या, मुझे उसमें उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ उसकी लीगल पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का जो केस हुआ, जो उसका फैसला आया, उसमें यह था कि जी आपने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं करे। कैसे भाई? उस जगह देखिए, आपने तनख्वाह लेनी थी जी, तो तनख्वाह किसी से लेना है, सैलरी रिसीवेबल। तो जज ने कहा सैलरी रिसीवेबल जो है, हमने फला डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी का नाम याद नहीं आ रहा, मैं जब भी मैंने गूगल खोला है, ब्लैक लॉज डिक्शनरी थी या मुझे याद नहीं आ रहा, तो बाकायदा जज ने उस केस के अंदर डिक्शनरी का हवाला दिया है कि हमने फला डिक्शनरी से ये मतलब निकाला है, इसका मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल। और अकाउंट्स रिसीवेबल की नेचर क्या है? एसेट। एसेट को उर्दू में क्या कहते हैं? असासे। असासे छुपाना, एसेट छुपाना, ये जुर्म है। ये बात समझ में आई मेरी? कि मैं आपको चीज दिखाऊं, देखिए ये दूसरा लिंक है ना, मैं ये सुना रहा हूं आपको, मैं दोबारा बता रहा हूं। जब नवाज शरीफ साहब का केस चला, तो उस पर इल्जाम ये लगाया कि आपने एसेट छुपाए। तो एसेट कहां से निकाले? उन्होंने बोला आपने फला कंपनी से पैसे लेने थे, तनख्वाह बिल्कुल लेनी थी, तो तनख्वाह जब रिसीवेबल होती है तो उसको नाम रख लें कोई अंग्रेजी में, उसको कहेंगे सैलरी रिसीवेबल। तो उन्होंने कहा जी हमने ब्लैक डिक्शनरी देखी, अदालत ने कहा, चूंकि देखो लॉ, जो जज है ना, वो लॉ का एक्सपर्ट है, अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं है। तो उसने कहा कि भाई ये जो रिसीवेबल का चक्कर है ना, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ब्लैक डिक्शनरी करी। ब्लैक डिक्शनरी बहुत एक मशहूर बुक है जिसमें अकाउंटिंग की, फाइनेंस की टर्म्स है, रिसीवेबल का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, पूरी, और ये बहुत ऑथेंटिक है, मतलब बड़े बड़े लोग इसको अपने मामलात में रेफर करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने ब्लैक डिक्शनरी खोली, वहां पे लिखा रिसीवेबल, रिसीवेबल का जवाब आया एसेट, हमने कहा एसेट छुपाया है, और आपको सजा दे दी असासे छुपाने की बुनियाद पे। क्या ये एग्जाम्पल सबके समझ में आई? अब वो सही है गलत वो मुझे नहीं पता, उधर नहीं जाए आप, या आपके यहाँ कोई ज्यादा चोरी की थी कम चोरी की थी वो लगा, ये एग्जाम्पल समझ में आ गई? ब्लैक लॉज, और ये काम की चीजें, कभी मौका लगे तो पढ़ लें, बहुत बढ़िया, पढ़ नहीं सकते तो रख लें कभी ऑनलाइन, अब तो पीडीएफ पे इसका वर्जन होगा मेरे ख्याल से, ब्लैक लॉज। बंदे का नाम था ब्लैक, उसने बनाई है, कंपनी होगी क्या होगी। कोई सवाल इसमें किसी का? ब्रेक ले लें आप 5 बजे तक का।
अच्छा, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है? साफ आवाज और स्क्रीन मूव करती हुई नजर आ रही है आपको मेरी? इज इट मूविंग? यस। स्पेशली जिनको पहले प्रॉब्लम हो रही थी, अब उनको क्लियर है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सर कॉन्ट्रैक्ट होती क्या चीज है। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है। जब दो लोग किसी बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। टू और मोर पर्सन, आप और टीएसए अग्री हो गए, आप फीस देने पे राजी हो गए, टीएसए पढ़ाने पे राजी हो गया, और आपके और टीएसए के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसका नाम हम आम जुबान में कहते हैं एडमिशन। आपने कोई गाड़ी खरीदी, बेचने वाला बेचने पे राजी हो गया, खरीदने वाला खरीदने पे राजी हो गया, उन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको हम कहते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट। आप एक कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। आप अभी वापसी जब जाएंगे यहाँ से टीएसए से घर, तो बस में बैठेंगे, बस और आप वाले बस वाले के दरमियान और आपके दरमियान भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम पढ़ते क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो उसमें इश्यूज भी आएंगे, इख्तलाफात होंगे, झगड़े होंगे। तो उन झगड़ों को निपटाने के लिए जो लॉ है उसका नाम है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आपने सेला चावल का ऑर्डर दिया, आपने मलेशिया से चावल इंपोर्ट किया 1000 टन, पूरे पूरे कंटेनर आ गए। आपने सेला कहा था, उसने बासमती या सेला का फला ग्रेड कहा था, उसने ए ग्रेड के बजाय बी ग्रेड भेज दिया। अब आपके उसके दरमियान जो झगड़ा होगा उसको रिजॉल्व कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया गया। जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बता दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि कोई वैल्यूएबल बेनिफिट हो। वैल्यूएबल बेनिफिट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे एक खराब पेन नहीं बिकता क्योंकि वो लिखता नहीं है, तो एक आदमी तो पैसे देने को तैयार है, दूसरा आदमी क्या है, भाई मेरे पास कोई वैल्यूएबल आइटम नहीं, ये पेन लिखता नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से कोई वैल्यूएबल आइटम हो, जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? आपने जो टीएसए के साथ एडमिशन का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन का मतलब होता है बदला। आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? फीस। टीएसए की तरफ से कंसिडरेशन क्या है? लेक्चर। इसी तरह आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, तो बेचने वाले की तरफ से क्या है? कोल्ड ड्रिंक। आपकी तरफ से क्या है? प्राइस। तो दो तरफा कंसिडरेशन, टू साइड कंसिडरेशन होना जरूरी है। यहां तक किसी का कोई सवाल? सर एक पार्टी साइलेंट मतलब गूंगा, मतलब जब्बा? कोई एक्शन ना हो। हाँ, मिसाल के तौर पे बिल्कुल हो सकता है। आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से दुकान पे जाके फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाली और कोल्ड ड्रिंक जाके काउंटर पे रखी, बोला यार ये कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है मुझे। दुकानदार ने खामोशी से आपकी बात सुनी, आपसे कोल्ड ड्रिंक ली, थैली में डाली, आपसे 100 रुपए का नोट लिया, ड्रॉज में डाला और आपको कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी। अब एक आदमी बोल रहा है, दूसरा साइलेंट है, लेकिन साइलेंट अपने एक्शन से कह रहा है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं, मैं कोल्ड ड्रिंक बेचने को तैयार हूं। देखो तुम ब्लॉक हो गए, तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे थे, कोई उसका यहाँ जिक्र नहीं है। ये तुम कह रहे हो ना एक तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर आ रही है? ये बताओ। देखो अभी आसरा है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? समझ कहना क्या चाहते हो? मतलब एक तरफ से मतलब कोई रिस्पांस ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, या तो वर्ड्स की शक्ल में रिस्पॉन्स हो, या एक्शन की शक्ल में रिस्पॉन्स हो, या बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, या लिख के हो, जुबानी हो। जब बात, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे, दोनों पार्टीज ने मानना है। मसलन अगर आप फीस देने से इनकार कर देंगे तो टीएसए आप पे केस कर देगा। एडमिशन लेने के बाद अगर आप फीस देने से इनकार करेंगे तो टीएसए आप पे, या टीएसए पढ़ाने से इनकार कर दे तो आप टीएसए पे केस कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मतलब लीगली बाउंड, लीगली पाबंद हो जाते हैं आप उस काम को करने के, नहीं करेंगे। दोनों पार्टीज के लिए जरूरी है परफॉर्मिंग करें, और अगर कोई रिफ्रेन करे तो गड़बड़ है। रिफ्रेन करना किसी काम को ना करना। कोई सवाल? अगला पॉइंट,
इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने की बुनियादी शर्तें क्या हैं? किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने की बुनियादी शर्त, बेसिक एलिमेंट्स। दवाई में इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना बेटा, वो इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे आप बोले यार बिरयानी पक गई है, सब कुछ है, एक चीज मिसिंग है बस, एक क्या, चावल नहीं। अब बोले यार पागल तो नहीं आप, देखो बगैर टमाटर के शायद बिरयानी पक जाए, ठीक है, बगैर कड़ी पत्ते के पुलाव बन जाए शायद, एक आध मिसिंग एलिमेंट हो सकता है। एक होता है इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी एलिमेंट। बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं आ रही? तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 एसेंशियल एलिमेंट है। एक ऑफर, आपने उस पे किसी को फोन करके कहा मैं आपका फोन खरीदना चाहता हूं, ये ऑफर है। उस बंदे ने कहा ओके मैं फोन बेचने पे तैयार हूं, ये एक्सेप्टेंस। तो एक तरफ से ऑफर, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अगर ये दोनों में से एक बात भी मिसिंग है तो फरहान कह रहा है बिरयानी में सब कुछ है सिवाय टेस्ट। तो फरहान तुमसे किसने कहा था लाहौर जाके बिरयानी खाओ? कराची में बिरयानी खाओ तो टेस्ट भी मिलेगा। खैर, तो ऑफर भी जरूरी है। और आपने जाके पूछा होगा सर फहीम से, सर फहीम F4 के एडमिशन शुरू हो गए, मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, ये ऑफर। फहीम ने कहा आ जाओ, ये एक्सेप्टेंस। फिर आपने दी फीस, ये कंसिडरेशन, क्योंकि फीस दो तरफा होती है। तो आपकी तरफ से कंसिडरेशन फीस, टीएसए की तरफ से लेक्चर। फिर इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल। लीगल रिलेशन क्या होता है? अच्छा, में लीगल रिलेशन के अलावा दुनिया में एक और चीज होती है, सोशल रिलेशन। क्या मतलब? देखो दो तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, लीगल कमिटमेंट्स, सोशल कमिटमेंट्स। लीगल कमिटमेंट्स अदालत में साबित की जा सकती हैं। मसलन आपने जो टीएसए में एडमिशन लिया, ये लीगल कमिटमेंट है, हम एडमिशन नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तो आपको अदालत में जाने की इजाजत है। कुछ होते हैं सोशल रिलेशन, आपकी अम्मी जिंदगी भर आपसे फीस ईदी के पैसे लेते रहे, ये कह के जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें दूंगी, तो याद रखें वो पैसे डूब चुके हैं और आप अम्मी पे केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके और अम्मी के दरमियान एक सोशल रिलेशन। क्या रिलेशन है? अदालत सोशल रिलेशंस को, सोशल एग्रीमेंट्स को कंसिडर नहीं करता, लीगल रिलेशंस को कंसिडर करता है। अब ये पूरा चैप्टर है हमारे पास, पूरा चैप्टर से जब मैं मुराद है मेरी, पूरा एक चैप्टर है ऑफर एक्सेप्टेंस का। बल्कि अगर यूं कहा जाए, अभी पूरा एक चैप्टर है ऑफर का, एक चैप्टर एक्सेप्टेंस का, एक चैप्टर है कंसिडरेशन का, एक चैप्टर है लीगल रिलेशन का। अभी तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये 3-4 बातें अहम हैं, इनके बगैर कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अब इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूं? अभी तक कोई सवाल इसमें किसी का? ये नया टॉपिक शुरू किया, सबके लिए नया है, सबके समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो भाई अब एक एक करके भी चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर आ गया मेरा। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? वैलिडिटी फैक्टर्स। वैलिडिटी का मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? 3 शर्तें। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है और कॉन्ट्रैक्ट के सही होने के लिए क्या जरूरी है? ये 5 शर्तें। तो ये क्या बात है? कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के सही होने के लिए। मुझे एक बात बताओ, एक एसी है, वो चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो क्या वो एसी है या नहीं? एसी तो है, खराब एसी है। तो आप कहोगे देखो एसी होना अलग बात है, सही एसी होना। ये जुमला समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक गाड़ी है जो पेट्रोल ना होने की वजह से चल नहीं रही, तो गाड़ी तो कहेंगे ना बेटा, उसे क्या बोलेंगे? उसको ये तो नहीं बोलेंगे ये लोहे का डब्बा, हम कहेंगे नहीं ये गाड़ी तो है मगर चल नहीं रही, वैलिड नहीं है। तो ये जो 3 शर्तें हैं ना, इससे कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के होने की ये 3 शर्तें और कॉन्ट्रैक्ट के सही होने की ये 5 शर्तें, ये क्या करके पढ़ाऊंगा। तो फर्क समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताएं, जिसके समझ में नहीं आया पूछ ले भी। एक एसी है, ठंडी हवा नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे एसी तो है, सही एसी नहीं है। एक वॉशिंग मशीन है जो कपड़े धोते हुए कपड़े खराब कर देती है, तो हम कहेंगे वॉशिंग मशीन तो है, सही वॉशिंग मशीन नहीं। समझ आ रही है बात? एक मोबाइल है, उसका कैमरा खराब है, हम कहेंगे मोबाइल तो है लेकिन खराब मोबाइल है, कैमरा सही नहीं है इसका। तो एक है मोबाइल होने की क्या शर्तें हैं और एक है सही मोबाइल होने की क्या शर्तें हैं। इसी तरह एक है कॉन्ट्रैक्ट होने की क्या शर्तें हैं। इन 3 में से कोई एक बात भी मिसिंग होगी ना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मसलन एक गाड़ी, उसमें इंजन भी नहीं है, छत भी नहीं है,
सीट भी नहीं है तो आप कहेंगे अबे है क्या फिर उसमें, फिर हम कहेंगे वो कबाड़ है, कबाड़, गाड़ी नहीं है कबाड़ है, इतनी सारी चीजें नहीं है, इसेंशियल एलिमेंट्स ही नहीं है। हम कहें एक गाड़ी है, उसमें इंजन भी है, टायर भी है, सब कुछ है, चल नहीं रहा, तो हम कहेंगे गाड़ी तो है मगर सही गाड़ी नहीं। तो एक सही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की शर्त क्या है? नंबर 1 कैपेसिटी, के कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के पास क्या कैपेसिटी है, कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है या नहीं। मसलन माइनर्स कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट, 18 साल से कम उम्र के लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक बच्चा है, उसके नाम जायदाद है, स्कूल में वो जायदाद बेच के आ गया किसी को, लॉ ये कहता है, आपको पता है, देखिए मजाक के अलावा एक बात सीरियस कह रहा हूँ, उसका मजाक बहुत उड़ रहा है आजकल, लेकिन उड़ाना नहीं चाहिए और मुझे नाम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि सबको ही पता है तो ऐसा नहीं कि मेरी वजह से किसी को पता चलेगा। वो जो नाम लेता, चलो उस बच्ची का नाम लेता, लेकिन बस तमाशा ही लग गया ना, माँ बाप का भी, खुद बच्ची का भी, दूसरे का भी। अब एक बच्ची है, वो घर से चली गई है, मैं लफ्ज सख्त तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो अपनी मर्जी से पता नहीं किस वजह से घर छोड़ के चली गई है। अब उस पर लड़े जा रहे हैं, 15 की है, 18 की है, 15 की, 18 की है। झगड़ा किस बात का है? माइनर। असल में जो वालिद साहब है ना उस बच्ची के, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि बच्ची है माइनर, लिहाजा वो घर से जाके खुद से अपनी शादी का फैसला नहीं कर सकती, और बच्ची कह रही है कि मैं 18 अबव हूं तो मैं अपना फैसला कर सकती हूँ। तो असल में लीगल क्या है? शादी जो है ना एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के पास लीगल कैपेसिटी हो, और लीगल कैपेसिटी की पहली शर्त क्या है? माइनर ना हो। माइनर मतलब 18 से कम। 18 से कम वाला आदमी अपना फैसला नहीं कर सकता, उसको 18 साल का इंतजार करें, जब आकिल बालिग जो हम कहते हैं वो जब हो जाए तब वो फैसला कर सकता है। असल में ये झगड़ा है, जो बंदा माइनर होता है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को खरीद या बेच नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी अकल ही नहीं है कि सही फैसला कर सके, सही पैसों पे बेच सके या सही पैसों पे खरीद सके। अकल तो आजकल 18 से ऊपर वालों को भी नहीं होती, लेकिन एक फिर भी कानूनी रिक्वायरमेंट तो है ना। समझ में आ रही बात? आप बोले सर आपने क्या उखाड़ लिया 18 के बाद, एक मिसाल है, वो बच्चा पलट के ताना मत दे सकता है कि ठीक है उसको 18 की नहीं है तो समझ में आती है, आपने क्या तीर मान लिया, तो बस वही समझ में आया। हाँ भाई समझ में आया, आगे चले। फॉर्म नहीं, एक और बात नहीं सर, मैं डर नहीं रहा, तो बताया मैंने। दूसरा जी मेंटल कैपेसिटी, बंदा पागल ना हो, ये बहुत जरूरी बात है कि उसका जहनी तवाजुन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये साबित हो जाए कि उस बंदे को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और दौरे पड़ने के दौरान उसने कोई फैसला किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो जरूर मगर वैलिड नहीं होगा। जैसे गाड़ी है तो मगर चलती नहीं है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट है तो मगर वैलिड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट को चलाने के लिए उसका वैलिड होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट को चलाने के लिए उसका, ये लैपटॉप है चलता नहीं है, मैं कहूंगा लैपटॉप तो है मगर चलता नहीं है, खराब लैपटॉप है। इसी तरह अगर एक बंदा पागलपन के दौरे में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है मगर वैलिड नहीं है, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। जुमला समझ में आया मेरा? ये लैपटॉप ये लैपटॉप है मगर खराब है, चलता नहीं है, तो हम कहेंगे चलेगा नहीं, है तो लैपटॉप। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और आदमी के पास कैपेसिटी ना हो, कैपेसिटी क्या नहीं है? मेंटल कैपेसिटी नहीं है, जहनी तवाजुन खराब है। अब या तो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त खराब है या मुस्तकिल खराब है। ये मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, ये भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ये जो आप कह रहे हैं जाफर करके कुछ, ये मुझे नहीं पता। इंटॉक्सिकेटेड, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, ये जो मेंटल कैपेसिटी, जब किसी मुजरिम को बचाना होता है तो उसका जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं पागलपने का और अदालत से आजाद करवा लेते हैं। शायद कभी किसी फिल्म में देखा हो, किसी विलन टाइप के आदमी ने एक गलत काम किया, कत्ल वतल कर दिया, कुछ कर दिया, अब उसको बचाने के लिए क्या किया, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं और कहते हैं कि इसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, इसका इलाज चल रहा है, और पागलपन के दौरान इसने कत्ल कर दिया, तो ये जाहिर है कत्ल तो इसको आपको इसकी सजा नहीं मिलती, और उसको फिर बचा लेते हैं और थोड़े दिन इलाज का ड्रामा करते हैं, इसका इलाज सही हो जाता है, कहते हैं सही हो गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इंटॉक्सिकेटेड, नशे में ना हो, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला अगर नशे में है, साबित हो गया कि जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट करने वाला टुन था, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया मगर कॉन्ट्रैक्ट
पे अमल नहीं होगा, वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। नहीं मुझे याद नहीं बेटा, ये मैंने उसको इतना फॉलो नहीं किया, मुझे डिटेल का नहीं पता। उसको पागल क्या क्या छुड़ाया मुझे नहीं पता। जो ये थोड़ा सा मुझे याद तो आया, इसको खातून को मेरे ख्याल से मार दिया था, तो उसको शायद, अब मुझे नहीं पता ये बात को पागल क्या है, मैं देख लूंगा जाके फिर। नंबर 2 फॉर्म। देखो बास कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक खास फॉर्म होना जरूरी है। फॉर्म मतलब शक्ल। नहीं, मिसाल के तौर पे एक आदमी नशा करा, ठीक है, खाना खाया, खाने के बाद उसने नशा करा, नशे की हालत में एक बंदे ने कहा कि तुम मुझे अपना घर बेच दो, उसने घर बेच दिया और पेपर पे साइन कर दिए। तो ये जो घर बेचने का, जैसे एक आदमी ने, अल्लाह माफ करे, नशा किया, नशे के बाद वो नशे की हालत में जुए पे गया, उसके पास पैसे खत्म हो गए, उसने अपनी गाड़ी बेच दी। गाड़ी थी 25 लाख रुपए की, उसने 10 लाख रुपए की बेच दी। जब नशे में जब वापस होश आया उसको, उसने कहा भाई मैंने क्या किया, 25 लाख रुपए वाली गाड़ी कितने की बेच दी, 10 लाख रुपए में। तो फिर वो जो केस करेगा वो कहेगा कि जज साहब मैं इंटॉक्सिकेटेड था, इस वजह से मैंने गलत फैसला किया। तो जज चेक करेगा, बोलेगा हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है मगर वैलिड नहीं है। कोई सवाल? फॉर्म। बास कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक खास फॉर्म चाहिए होती है, जैसे शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर ऐसे होता है जुबानी नहीं हो सकते, मैं आपको शेयर भेज दूं, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए बकायदा फॉर्म होता है, शेयर ट्रांसफर होता है, सर्टिफिकेट बनता है, वो आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे घर आप ऐसे, जैसे आप ना, ये पानी की बोतल है ना, आप ऐसे ही बेच दें, ये 50 रुपए की पानी की बोतल आप ऐसे ही बेच दें, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत, लेकिन घर आप ऐसे नहीं बेच सकते। घर के लिए बकायदा फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर बनेंगे, डीसी ऑफिस आप जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, उस पर स्टैंप लगेंगे, गवाह होंगे, वकील होगा, बहुत कुछ होगा, ऐसे नहीं हो सकती। क्या मेरी ये बात समझ में आई? कोई सवाल इसमें किसी का? जैसे लीज है ना, लीज का मतलब क्या है, घर बेचना। लीज ऐसे नहीं तो स्टैंप पेपर चाहिए होता है, डीसी ऑफिस जाएं, कमिश्नर के साइन करवाएं, वकील हो, गवाह हो, ये सारी फॉर्मेलिटीज होंगी तो होगा, वरना अगर मैं आपसे व्हाट्सएप पे घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा ना बेटा, तो लॉ क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया मगर प्रॉपर फॉर्म ना होने की वजह से इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता, चूंकि दिस इज नॉट अ वैलिड। वैलिडिटी की 5 शर्तें हैं। पहली कैपेसिटी, दूसरी फॉर्मेलिटीज। फॉर्म से बराबर है, फॉर्मेलिटीज आप पूरी करें। कुछ कामों को करने की फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ कामों को करने की फॉर्मेलिटीज नहीं होती, वो केस टू केस वेरी करता है। जाऊं आगे। कंटेंट। कॉन्ट्रैक्ट का जो कंटेंट है ना, वो कहीं ओवर रिटन तो नहीं है स्टैच्यूटरी रूल्स के खिलाफ। स्टैच्यूटरी कहते हैं लॉ। मिसाल के तौर पे एक इलाका है, वहां मेरा प्लॉट है, मैंने ठेकेदार से कहा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं इस प्लॉट का मालिक हूं, मैं इस प्लॉट का, मैंने ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठेकेदार साहब आप इसके ऊपर एक ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उन्होंने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठेकेदार को मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और ठेकेदार उसके बदले में ग्राउंड प्लस 2 का मुझे बिल्डिंग बना के देगा। बाद में पता चला उस इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाजत ही नहीं है। जो रूल्स है ना, कंस्ट्रक्शन रूल्स उस इलाके के, वो ये कहते हैं ग्राउंड प्लस 1 तो बिल्डिंग बन सकती है, ग्राउंड प्लस 2 बिल्डिंग, हमारा, मेरा और ठेकेदार का ये कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी बात लिख दी है जो रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जो रूल्स की वायलेशन है। काम ठीक है, बुनियादी तौर पे काम गलत नहीं है, घर बनाना गलत काम है, ग्राउंड प्लस 2 बनाना गलत काम है, सर बुनियादी तौर पे काम आपका इलीगल नहीं है, रूल्स की वायलेशन है, इलीगल नहीं है, रूल्स की। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 5वां पॉइंट, चौथा पॉइंट मैंने छोड़ दिया बजाय कुछ। 5वां पॉइंट, लीगैलिटी। ड्रग्स का आपने कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ड्रग्स खरीदने बेचने का, अब बोले नहीं पूरी ईमानदारी से बेचेगा, भाई ईमानदारी काम ही गलत है भाई,
अच्छा चलो 2 पैकेट नहीं 1 पैकेट, अबे भाई 2 या 1 की बात ही नहीं है, ईमानदारी या बेईमानी की बात ही नहीं है, बिल्कुल खालिस बेचेंगे, खालिस या मिलावट की बात नहीं है मेरे भाई, बात है ये काम ही इलीगल है। देखो ग्राउंड प्लस 2 घर बनाना बुनियादी तौर पे इलीगल नहीं है, रूल्स की वायलेशन हो सकती है, हो सकता है एक इलाके में अलाउ हो दूसरे इलाके में अलाउ ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे लीगल काम है। लेकिन ड्रग्स तो बेचना है ही गलत, आप इस इलाके में बेचें या उस इलाके में बेचें, ज्यादा बेचें या कम बेचें, खालिस बेचें या मिलावट करके बेचें, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो दूध है ना, दूध बुनियादी तौर पे बेचना जायज है, दूध का कारोबार करना बुनियादी तौर पे लीगल है, हाँ मिलावट करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम ये नहीं कहेंगे देखो देखो दूध बेचने पे सजा मिल रही है, ना ना ना, दूध को गलत तरीके से बेचने पे सजा मिल रही है, दूध बेचने पे सजा नहीं मिल रही। लेकिन एक आदमी ड्रग्स बेचेगा, हम क्या यार बेचारा पूरी ईमानदारी के साथ ड्रग्स बेचता था, जब नमाज का वक्त हो नमाज दुकान बंद कर देता था और बिल्कुल मिलावट नहीं करता था और पूरे पैसे गिन के देता था, टाइम की पाबंदी करता था, जो टाइम दिया वो पहुंचाता भी उस टाइम पे था, हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और वो चीज ही गलत है, बुनियादी तौर पे वो चीज, देखो इसीलिए बोलते हैं सूद गलत है, आप उसका नाम रख दो इंटरेस्ट, उसका नाम रख दो मार्कअप, उसका नाम रख दो ये, उसका नाम रख दो वो, प्रॉफिट मैं तो मेहनत कर रहा हूं, ये शैतान ऐसी चीजें दिखाता है दिमाग को, भाई चीज बुनियादी तौर पे गलत है। शैतान क्या बोलता है, भाई तुम तो बैंक में नौकरी करते हो, तुम तो मेहनत करते हो, तुम तो सुबह जाते हो शाम, भाई मेहनत तो डाकू भी करता है, डाका डालना आसान काम है, कभी डाके डाल के देख ले, मेहनत तो वो जो उस पे सिग्नल पे फकीर खड़ा है वो भी कर रहा है, धूप में खड़ा हुआ है, पसीने कहते हैं ना खून पसीने कमाई, तो फकीर को भी अच्छा खासा पसीना आता है, हम कहेंगे सर वो काम ही गलत है, उसको भले कितनी सही तरीके से किया जाए, भीख मांगना काम ही गलत है, उसको आप सही तरीके से करेंगे तो भी गलत है। हाँ चावल बेचना बुनियादी तौर पे एक लीगल काम है, मगर तरीका भी सही होना चाहिए, आप मिलावट करके चावल बेचेंगे तो हम कहेंगे गलत। कोई सवाल है इसमें किसी? अगला पॉइंट है जेन्युइन कंसेंट। जेन्युइन कंसेंट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले की दिल से मर्जी है या नहीं, मसलन ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी अंडर इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, किसी के प्रेशर में आना, मसलन आप एक जगह नौकरी करते हैं, 50,000 आपकी तनख्वाह है, कितनी तनख्वाह है 50,000, आपके बॉस ने आपको बुलाया, बोला भाई और सब खैरियत है क्या हो ये वहां, तुम्हें पता है फलां डिपार्टमेंट में एक मुश्ताक साहब थे उनकी नौकरी से निकाल दिया, आपने कहा अच्छा, और आपको पता है सेल्स डिपार्टमेंट सलमान साहब तो उनको भी नौकरी से निकाल दिया, आपने कहा अच्छा, और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में एक मलिक साहब थे उनको भी नौकरी से निकाल दिया, वो बंदा पसीना आ गया उस बेचारे को, अभी मुझे क्यों बता रहे हैं सारी बातें, वो भी निकल गया वो भी निकल गया वो भी निकल गया, फिर बोले यार तुम्हारा भी मसला लग रहा है, अब वो बड़ा परेशान, सर क्या कह रहे हैं, बड़ा यार तुम पता है कोविड के बाद बड़े हालात खराब हैं, कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए लंच के बाद मिलना तुम मुझसे, हेड ऑफिस फोन करता हूँ। अब वो बेचारा परेशान, खाना नहीं खाया जा रहा उससे, खाना किसी और को दे दिया उसने, अल्लाह अल्लाह करके उसने लंच ब्रेक पूरा गुजारा, लंच ब्रेक के बाद वापस आया, उसने कहा यार देखो मैंने बात की है, वो यकीन करो तुम्हें निकालने वाले थे, बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको 30,000 पे राजी किया। उस बंदे ने कहा हाँ हाँ सर आई एग्री। अरे भैया मौत दिखा के बुखार पे राजी किया है, किसी को बोलो ना ऐसे, आप बोलो यार आपको बुखार होगा, नहीं नहीं यार क्या बात करो बुखार, यार बुखार में तो बहुत मैं परेशान हो जाऊंगा, ये कोई मानेगा बुखार, बुखार एक्सेप्ट करेगा कोई? उसको आप ऐसे मत बोला, आप बोले आप मरने वाले हो, हैं मरने वाले हो, हाँ एक ही रास्ता है, ये दवाई खा लो इससे बुखार हो जाएगा बच जाओगे, हाँ हाँ यार बुखार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बचपन से बुखार पसंद है, अबे अभी तो कह रहा था तो बुखार अच्छा लगता, भाई मौत के आगे बुखार कबूल है ना, तो निकाल देने के आगे 30,000 भी कबूल है। अब इस बंदे ने ना ये जो 30,000 माना है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर कल को इसको पता चल गया कि ये तो मुझे पागल बना रहे थे, असल में सब कुछ प्लान था, असल में उनको 50,000 के बजाय इस बंदे को कितने देने थे पैसे 30,000, उन्होंने बोला डायरेक्ट बोलेंगे तो ये मानेगा नहीं, लिहाजा नौकरी चले जाने का खौफ दिखाओ, 30,000 में राजी हो जाएगा। तो हम कहेंगे एम्प्लॉयर ने अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और ये 30,000 इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो 30,000 बेचारे साइन कर दिए ना ये इनवैलिड है, क्योंकि इसमें जेन्युइन कॉन्सेंट, कॉन्सेंट कहते हैं मर्जी, जेन्युइन कहते हैं वाकई में मर्जी। क्या ये मतलब समझ में आया? जाऊं आगे। कोएर्जन,
कोएर्शन कहते हैं धमकी। इसमें तो अंडू इन्फ्लुएंस में तो इनडायरेक्टली कहा था ना, सीधा सीधा भाई काम करना है 30,000 रुपए तो करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। तो तकरीबन एक ही बात है, अंडू इन्फ्लुएंस में इनडायरेक्टली किसी को प्रेशराइज करते हैं, कोएर्शन में डायरेक्टली प्रेशराइज करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जाऊं आगे? अच्छा देखो, ये क्या पढ़ा हमने अभी? हमने पढ़ा वैलिडिटी फैक्टर्स। क्या पढ़ा? कि अगर ये फैक्टर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। तो अगर वैलिड नहीं हो, ये 5 फैक्टर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? तो वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर होता है वॉइड। क्या होता है? वॉइड का मतलब क्या है? वो जी ये कर लें यार, देखिए उस वक्त है शायद क्या होता है। अच्छा भाई भाई बहुत 2.5 घंटे क्लास में पता नहीं क्या लगाता है यार, 2.5 घंटे बहुत कम होते हैं बेटा, ये तो बहुत सिलेबस खत्म नहीं होगा इस तरह। 2.5 घंटे होते क्या, इसमें आधे घंटे का ब्रेक भी था, तो इफेक्टिवली 2 घंटे पढ़ा। 2 घंटे से क्या होगा मुझे बताया? 2 घंटे में थक जाता है आप? अच्छा नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, चले क्या करें बताएं। उस दिन भी हमने जल्दी जल्दी, आप लोगों ने 15 मिनट देखे। ये असूलन जो है ना 4 घंटे क्लास होनी चाहिए। अच्छा तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दें? यार अजीब सी बात है, मतलब एक अजीब सी बात है, मतलब अच्छा बता के करें नहीं? अच्छा पता देखें, मुझसे पता है अभी फहीम ने क्या बोला था, तो नहीं कोई और बंदा बोला था, सर आप जब आप 2.5 घंटे क्लास को 3 घंटे करते हैं ना तो मानते नहीं लोग। अब अगर मैं कभी 5 घंटे की क्लास को 4 घंटे करूंगा ना तो आप लोग खुशी खुशी मान जाएंगे, हालांकि 4 घंटे इससे ज्यादा है। सिर्फ जहनी तौर पे खेल है और कुछ भी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बुखार बोल रहा हूँ ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जब मैं आपको दूसरी तरीके से बुखार दिखाऊंगा ना आप लोग मान जाएंगे, ये होगा मुझे लग रहा है ना। चलो बट ठीक, ऐसे कर लेते हैं, क्लास ऑफ।